पंच परमेश्वर भगवान स्थापित जगत के कोई कभी ना घबरावे। पैर पापी अभिमान छोड़ जग मुक्ति नई मंगल गावे। भर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृति दुष्कर हो जावे। ज्ञान करके उन्नत करे अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र अभिभावकों से सहयोग के तरीके से गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित चिकित्सा तलाशी में उनके लिए आमंत्रित करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। मौसम जी, निखिल अग्रवाल, प्रियंका शर्मा, कंचन चौरसिया, रागनी गोयल, आप अपने जी वीडियो को सर। जरूर पूरी करें। जी जी मैम, कंटिन्यू। जी धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? मैम बढ़िया है, आप कैसे हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया मैम। आप फाइन, कैसे? मैम बढ़िया है। बिल्कुल आई एम बढ़िया। फाइन। ओके। मैं आप लोगों से शुरुआत में 2-5 मिनट कुछ पूछना चाहूंगी। अभी तक आपने जितने वेबिनार किए हैं उनका उपयोग आप अपनी कक्षा में कैसे कर रहे हैं और उससे आपको क्या फर्क लगा? वेबिनार करने से क्या फायदा मिला, क्लास में क्या फर्क आया, वो मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहती हूँ। रुचि जी मैम। जी। हाँ मैम, एक लड़की, मतलब मैंने जैसे आपको बताया था, एक लड़की क्लास में बिल्कुल नहीं बोलती थी पहले। तो आपने बताया था कि उनके पेरेंट्स से मतलब डिस्कस किया जाए, ये कोई मतलब छोटी सी बीमारी टाइप में होती है। तो मैम मैंने फिर उसको, अब मैम वो पहले से क्लास में मतलब अब तो बोलती भी है, बात भी करती है, और बढ़िया, राइटिंग भी, मतलब राइटिंग में भी काफी सुधार है उसकी। वेरी गुड। हाँ मैम, जैसे जो बच्चे वीक थे ज्यादा, दो चार मैम बच्चे ऐसे थे जो वीक थे, वो अब पढ़ने में उनका मन लगने लगा, वो पढ़ने भी लगे। लेकिन मैम एक आध ही बच्चा ऐसा है जो मतलब जिसका मन अभी भी नहीं लगता पढ़ाई में। जी, वर्क भी कोई बात खूब से नहीं, कोशिश करवाते थे चालू मैम। रखिए। जी जी मैम, जी मैम। जी धन्यवाद रुचि जी। आशा थैंक यू जी। मैम। जी मैम। मैम जैसे आपने बताया था बच्चों को स्टार दे के, तो जी बच्चे बहुत खुश हुए देख देने पर। और जैसे मैम आपने बोला था कि बच्चों को 5 मिनट पहले या बाद में देना चाहिए डिस्कस करने के लिए, मैम वो जी, भी किया हमने। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। और पहेली टाइप में हमने उनको होमवर्क कराया बढ़िया, क्लास, वो भी अच्छा लगा उन्हें। तो बच्चे वेरी कहते हैं गुड। मैम ऐसे नई नई चीजें लेके आया करो होमवर्क के लिए। क्या बात है। जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद आशा जी। जी थैंक यू मैम। अ, यशोदा कुशवाहा जी। मैम नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैडम, जब से आपने मतलब हम लोगों को सिखाया है, क्लास ली है, जब से बच्चे बहुत कुछ सीख गए हैं और हम लोग भी मतलब थोड़े अच्छे नए तरीके से सिखाने लगे हैं। जैसे कि एएलसी क्लास लगती थी हमारे यहाँ, तो उसमें एक लड़की थी, उससे पढ़ते भी नहीं बनता था, पेंसिल पकड़ते भी नहीं बनता था, और लिखते भी नहीं बनता था। तो मैडम वो लिखने लगी है और मतलब पेंसिल अच्छे तरीके से पकड़ने लगी है, और स्कूल भी आती है। और बढ़िया, हाँ, वो मतलब सीख गई है। वेरी गुड। ठीक है मैम। मैम नमस्ते। जी नमस्ते, धन्यवाद। सेजल चौरसिया जी। कंचन मैम से बोल कंचन मैडम। सेजल चौरसिया जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वो नहीं है, वो नहीं। आप पहले निकाल लो। जी सेजल जी। मैंने मैम जैसे आपने बताया था, मैंने क्लासेस में कराया है, चेंजेस आया है बच्चों में। एक्टिविटी बताने लायक वगैरह कुछ? एक्टिविटी वगैरह जैसे आपने
5 मिनट का वो एक्सरसाइज करने नहीं बताया था, रबर बैंड कर वैसे बताया था बच्चों को। ओके, ठीक है, इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको? जी जी, धन्यवाद। पिंकी ठाकुर जी एंड दुर्गा लोधी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, जैसे कि बच्चों को एक्टिविटी में हम लोगों ने बहुत सारी एक्सरसाइज में मतलब करवाई है बच्चों को, और सबसे अच्छा हमें ये लगा कि बच्चों को जो हम कॉपी में स्माइली और स्टार देते थे वो हम हैंड पे देने लगे तो बच्चे बहुत खुश रहते हैं, और इससे जल्दी से बच्चे राइट वर्क करते हैं बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट के साथ। और बढ़िया। टेबल पढ़ाई है तो छोटे बच्चों को मतलब टेबल कैसे याद कराए वो बताई थी मैम, तो वो किया हमने, मतलब उनको इंटरेस्ट के साथ बहुत अच्छे से सीखा उन्हें। 2 की टेबल बच्चों को KG 1 में आने लगी है। क्या बात है, गुड। जी, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। ऐसे बच्चों के लिए वो एक्टिविटी के साथ उनको 5-5 मिनट का गैप देकर पढ़ाना कि उनको बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को हैंड पे स्माइली और स्टार देंगे तो वो बहुत अच्छा, इससे वो बच्चे काम करते हैं बहुत जल्दी जल्दी। उसको अच्छा लगता है कि हम बने इससे अपन बढ़ावा देते हैं बच्चों को, तो काम करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी से अपना वर्क करते हैं और घर से करके लाते हैं, उनको स्टार बढ़िया, देते हैं हाथ पे। वेरी गुड। थैंक यू। जी, थैंक यू। अस्मिता राजपूत जी एंड ज्योति सेन जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपने पेंसिल वाली वॉक वाली बताई थी, मतलब बच्चों को एक्सरसाइज करके कुछ भी जैसे जब लिखते हैं तो उन लोग को एक्सरसाइज कराना, हम लोग ये कराते हैं तो बच्चों को मतलब उन लोग को बहुत अच्छा भी लगता है। और बहुत अच्छे से मतलब पहले बोलते नहीं नहीं मैम अब मत लिखा, लेकिन हम नहीं बोलते, अब बोलते हैं हाँ मैम लिखा, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। और फिर आपने के तरीके में तो जो बच्चे याद करके नहीं आते थे उनको जो मतलब लॉन्ग वर्ड रहते हैं उनको शॉर्ट करके समूह से आपकी बताना, आवाज कट इससे गई। भी उनको। अब क्लियर है मैम? आवाज clear- जी, बोलिए। अब अब क्लियर है मैम आवाज? हेलो, क्यों नहीं हम आ नहीं रही सुन यार? पा रहे हैं आपको। बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे। शायद कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है आपके पास, फिर से आते हैं। जितेंद्र जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, आपने जो बच्चों के लिए माइंड एक्टिविटी बताई थी मैम, उसका यूज किया है तो बच्चे उसमें काफी एक्साइटेड भी रहते हैं, उसको करते भी हैं। और जी, बच्चों के लिए जो होमवर्क देते हैं अब वो होमवर्क भी करने लगे हैं। ऐसे बच्चे जो करके नहीं आते हैं तो उनके पेरेंट्स से बोलते हैं, तो बच्चे होमवर्क करने लगे हैं पहले से बेहतर। बढ़िया। और पेंसिल पकड़ने का तरीका, हैंड राइटिंग में भी उनकी सुधार आने लगा है। जी, जी, धन्यवाद जितेंद्र जी। और जी, 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 प्लीज बोलिए। जितेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैम, और बच्चे पहले से काफी बेहतर कर रहे हैं। और कक्षा प्रबंधन में वो कक्षा जो बच्चे मतलब अनुशासन में रहने लगे हैं, कक्षा के कुछ वर्ग उनको दे दिए गए हैं तो जी, अपनी जिम्मेदारी से वो कार्य करते हैं, मतलब एक्साइटेड रहते हैं करने के लिए। जी, जी मैम। जी, धन्यवाद जितेंद्र जी। कंचन जी। कंचन चौरसिया। जी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जैसा कि मैम आपने बताया था कि बच्चे जैसे ज्यादा शोर कर रहे हो, शोर हो रहा हो, डिस्टरबेंस क्लास हो, तो अपन सिर्फ 2 मिनट खड़े हो जाओ, बाकी सारे बच्चे अपन को देख के चुप हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। तो मैम ये रूल भी अपनाया था, मैम सक्सेस हुई ये। और जैसा कि आपने स्माइली बताई हुई थी, तो मैं 6 एक स्माइली की वो रखती हूँ कि जैसे जो सबसे फर्स्ट करके दिखाएगा उसको 6 स्माइली मिलेगी, या 10 से स्टार्ट करूंगी, जो सेकंड पे आएगा उसको 9,
8 7 5 ऐसे ऐसे कर करके 1 पर लास्ट होगा। तो इससे मैम स्माइली के चक्कर में बच्चे जो नहीं भी लिखते थे, जो बैठे ही रहते थे, कभी लिखते ही नहीं थे, तो मैम वो भी जी, लिखने की कोशिश करने लगे हैं। मतलब करने क्या बढ़िया। लगे मैम, वो भी फास्ट लिख के दिखाते हैं जल्दी। और जैसे कि मैम एक थी हमारी क्लास में एक लड़की थी, उनके मतलब पेरेंट्स खुद बोलते थे कि हमारी बेटी मेंटली मतलब ऐसी प्रॉब्लम है उसके लिए, है ना, हम्म। थोड़ी सी वो खुद वीक है, कमजोर है, उसका माइंड का विकास नहीं हो पा रहा है। मैं उनसे एक दो बार बोली कि नहीं ये आपकी सोच है, हमने कहा उसमें ऐसा कुछ नहीं है ना मैम। तो ना वो कुछ बोलती थी, ना लिखती थी, ना पेंसिल पकड़ती थी, ये बोलती थी मुझे डर लगता है, डर लगता है। तो मैम मेरे मतलब कोशिश करने से, जैसा जैसा आपने बताया वैसे प्रयास करने से वो लिखने भी लगी है, बोलने भी लगी है, बात भी करती है। और फिर भी उनके पेरेंट्स से बोलो कि इसमें इतना चेंजेस आया, तो बोलती है नहीं हमारी लड़की मतलब उसका माइंड कम है, वो इतना नहीं वो कर पाएगी। हमने कहा नहीं, आप अपनी खुद बच्ची को नहीं पहचान पा रहे हैं। सही है। और मैम जो जो बताते हैं वैसे तो याद नहीं है, वैसे सारे रूल्स अपनाते हैं। ठीक है कंचन जी, किसी दिन पेरेंट्स को सामने बिठा के कंपैरिजन करके बताइए, या पुरानी नोटबुक्स वगैरह हो तो उसका कंपैरिजन करके बताइए। जी मैम। समझ में आएगा पेरेंट्स को, थोड़ा टाइम लगता है पेरेंट्स को समझने में, बट समझेंगे। हर बार पेरेंट्स मीटिंग में आते थे मैम, तो ये बोलते थे नहीं हमारी बच्ची वीक है, कमजोर है, उसका माइंड काम ही करता है। लेकिन करता है मैम, मैं बोलती हूँ बार बार नहीं वो है, अच्छी है पढ़ने में, हम्म। आप कोशिश करोगे वो आगे बढ़ेगी। अब हम रहता है हर पीरियड पढ़ाना, हर सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, अपन एक ही के पीछे नहीं पड़े रह सकते मैम। सही है। थोड़ा सा उसको टाइम भी मिले ना, तो बहुत चेंजेस आए इसमें। जी। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू कंचन जी। प्रियंका शर्मा एंड अस्मिता जैन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपकी क्लास से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और इसमें मतलब सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमने सबसे पहले आपको एक लड़के के बारे में बताया था कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, निरंजन, तो वो आपका जो मतलब उसके हैंड पे कुछ भी बना दो, तो हम उसके एंड पे हमने 2 3 बार बटरफ्लाई बनाई, स्टार बनाया, और मतलब स्माइली बनाई, तो वो पढ़ने लगा। और वो क्या बात है। मतलब स्पेलिंग हमें उसने उसको मतलब डी तक तो आती थी, लेकिन अब 2 3 दिन से हम उसको दे रहे हैं मतलब एलिफेंट की, तो उसने 3 दिन में हमें एलिफेंट की स्पेलिंग याद करके सुना दी, और फिर उसके बाद फिस्की भी की। हाँ, तो मतलब उसमें सुधार आया है बहुत। और हम आपके जो मतलब और भी तरीके थे, जैसे बच्चों को चित्र के द्वारा बताना, तो जी। उनपे वो भी बनने लगा। स्मार्ट क्लास में वीडियो दिखा देते हैं, तो उनको घड़ी भी समझ में आ गई, टाइम टाइम जो था मतलब चैप्टर उससे। जी, वेरी गुड। जय जैन मैम। जय जिनेन्द्र। जैसे किसी बच्चों पे लिखना नहीं आता था, तो आपने जो वो पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाया था ना, तो जी। उससे बच्चों पे लिखना आने लगा। और जैसे आपने ये स्टार वाला बताया था, हाथ पे स्टार देना, तो इससे क्या जी। है कि बच्चे टाइम पर कॉपी कंप्लीट करने लगे, और जो होमवर्क देते हैं वो भी करके आते हैं कि फिर स्टार मिलेगा मुझे। तो और जैसे कि आपने कक्षा प्रबंधन में बताया था कि बच्चों को कब बोलना चाहिए। पहले जी। बच्चे क्या था कि कुछ भी पढ़ाओ ना तो बीच बीच में बोलते थे। अब हम्म। इससे क्या है कि हम एक टाइम देते हैं कि आपको कोई भी डाउट हो ना तो इतने समय में बोलना है, तो अब जी। बच्चे बीच बीच में नहीं बोलते हैं। और जैसे कभी देरी होती है आने में, तो बच्चे पोयम पढ़ने लगते हैं। और जैसे खेल के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया है, और एक्सरसाइज भी करवाई है बच्चों को, तो वो भी बहुत मजे से एक्सरसाइज की बच्चों ने। और मैम बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास लेके। थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू। असर दिखना चाहिए जो सीखा है उसका। हाँ, और उत्तम संस्कार भी बच्चों को बताए हैं। जी। जी, थैंक और यू। वो एक दूसरे को देख के उनको ऐसा लगता है हमें हमें कोई भी स्टार मिले या स्माइली मिले, मैम मुझे दो मुझे दो, मैं स्पेलिंग याद करके आया हूँ। हाँ, क्या बात है। जैसे बच्चों से बोलो कि जो पूरे पीरियड में अनुशासन से बैठेगा ना, तो उसको स्टार देंगे, तो अच्छी अनुशासन से बैठते हैं बच्चे।
क्लास कंट्रोल हो गई इस बीच बीच में बहाने। मस्ती नहीं। हाँ, अनुशासन आने लगा बच्चों में। बिल्कुल होमवर्क बिल्कुल। चेक करते सब टेबल टेबल पढ़ते हैं। वेरी पहले गुड। मतलब बहुत शोर होता था, हम कॉपियां चेक करते थे, बच्चे यहाँ से वहां घूमते थे। हम्म। जी बहुत बढ़िया प्रियंका जी, नस्मिता जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। रेवती जी। प्लीज अनम्यूट करिए रेवती जी। जी जब तक रेवती जी अनम्यूट करती हैं, निधि अग्रवाल, निधि प्रजापति, मौसम सर, रागिनी गौड़, काजल, आकांक्षा और शशि साक्षी जी हैं। आपके वीडियो बंद जा रहे हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल संचालक जी से अनुरोध है कि इन लोगों के आप वीडियो ऑन कराएं। जी मैम कंटिन्यू, रेवती जी कंटिन्यू। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे कि हमारी नर्सरी क्लास में ऐसे 2-3 बच्चे थे जो होमवर्क करने में थोड़ा ऐसा करते थे कि होमवर्क करके नहीं लाते थे, क्लास में तो करवाते तो कर लेते थे पर वो घर से करके नहीं आते थे। और जब से मैम ये स्टार गोल्ड और क्लैपिंग वगैरह ये करवाई तब से वो खुद ही अपना होमवर्क करके लाते हैं, और यदि नहीं करके आते हैं तो वो क्लास में आके जब कॉपी चेक करते हैं ना तो वो खुद आके कर लेते हैं कि क्योंकि हमें भी स्टार मिलेगा, हमें भी स्माइल मिलेगी मैम। और मैम एक बार वो बताया था आपने मेमोरियम वाला, जैसे किसी भी चीज को अपन बोर्ड पे बना दो उसको फिर ढक दो फिर बच्चों से पूछो, तो वो भी मैम वो बड़ी आसानी से बता देती है। बढ़िया। मैम एक्सरसाइज वगैरह वो भी कराते हैं तो वो भी करने लगे हैं बच्चे। और ये लंच वगैरह पहले वैसे तो करते थे वो डेस्क पे रुमाल रुमाल करके, पर जब से वो आपने बताया तब से वो खुद अपने उससे करने लगते, बोलना नहीं पड़ता है पर वो खुद कर लेते हैं। वेरी गुड, धन्यवाद रेवती जी। सीमा जी, सीमा वर्मा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैम, आपकी क्लासेस में मैंने बहुत कुछ सीखा है और अपने बच्चों को करवाया भी है। जैसे कि आपने वो बताया था एक वो कार्टून को इमेज करके बच्चों को करवाना है, वो भी मैंने कराया था क्लास में, तो बच्चों ने डोरेमोन के लिए बोला था। जी। और जो स्टार्स वगैरह देती हूँ उसके लिए कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन भी कराई, तो बच्चों की राइटिंग काफी सुधार आया है राइटिंग में भी। और राइम्स को है ना, मैं राइम्स लर्न कराती हूँ तो मतलब एक्टिविटी मतलब एक्शन के साथ कराती हूँ तो उनको काफी जल्दी लर्न हो जाता है। काफी सारी एक्टिविटीज हैं, एक्सरसाइज हैं जो आपके थ्रू मैंने सीखी थी, वो बच्चों पे अप्लाई करती हूँ तो उनको काफी चेंजिंग आया है बच्चों में। बढ़िया। और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और सिखाती भी हूँ मैं। वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू मैम। सीमा। थैंक यू सीमा जी। रागिनी जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी रागिनी जी। मैम आपने ये बोर्ड पे बताया था ना, जैसे अपन डबल साइड लिख सकते हैं, पहले ये था बार बार रफ करना पड़ता था, कुछ बच्चों की स्पीड नहीं थी तो मतलब जी रुकना पड़ता था बीच में, जब से ऐसा जी। किया तो रुकना नहीं पड़ता, पूरा एक ही बार में आ जाता बोर्ड पे। और आपने हार्ड वर्ड वाला बताया था, हम्म। मतलब बहुत सारी एक्टिविटी करवाई है। और भी मतलब ऐसे बच्चों को जब कॉपियां चेक करते, जो मॉनिटर होती है ना अपने, उससे वो मतलब खड़ी हो जाती सारी क्लास, मतलब हैंडल कर लेती, कुछ भी वर्क करते हैं। मतलब बच्चों को ये समझ में आ गया हमें किस टाइम पे क्या करना है, ये चीजें वेरी सारी। गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया रागिनी जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। साक्षी जैन। साक्षी जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम वैसे मीटिंग बहुत अच्छी रहती है, हमने बहुत कुछ सीखा है इस मीटिंग से। जैसे लास्ट मीटिंग में आपने बताया कि बच्चों को क्लास मॉनिटर बना दो, उनकी जिम्मेदारी बता दो कि भाई आपको क्या करना है, क्लास में कचरा नहीं करना है, तो इससे बच्चों की क्लास बिल्कुल सिस्टमेटिक रहने लगी।
और बच्चों को पहुंचने का नियम भी कि जैसे लाइन से जाना है, लाइन से आना है, बच्चों को मेरे आने से पहले आपको क्लास में आ जाना है। तो इससे बच्चे जो है अपने आप लाइन से अपने आप सिस्टमेटिक हो गए, अपन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और बच्चों को अप्रिशिएट भी किया, और किसी ने अच्छा काम किया तो गुड, स्माइली, स्टार, ये सारी चीजें देके बच्चों का अप्रिशिएशन किया, उनका और उनको आगे करने के लिए और आगे जाने के लिए अपन ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू मैम। जी, वेरी गुड। जी, थैंक यू। रुचि जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। रुचि जी, निशी जी, मौसम सर, निधि जी, काजल जी, प्राची जी, प्लीज वीडियो ऑन करिए और प्लीज आंसर करिए। जी रुचि जी, अनम्यूट करिए। जी मैम। जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमने पिछले जितने वेबिनार में आपने जो सीखा उससे आपकी क्लास में क्या फर्क आया है? मैम जैसे आपके बहुत से तरीके मुझे मतलब अच्छे लगे जिनका मुझे आइडिया नहीं था। जैसे मतलब एक दो बच्चे ऐसे थे जो लिखने में उनकी राइटिंग मतलब बहुत गंदी थी, तो आपका एक ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, हैंकी वाला। तो मैंने बच्चों को मतलब हैंकी पकड़ के उन्हें लिखवाना सिखाया। और फिर दूसरा था मैम एक एंजॉयमेंट के साथ, तो मैम कभी वो एक पर्ची वाला गेम रखा था। उसमें मतलब मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लिख रखे थे, तो बच्चे पर्ची खोलते थे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, जैसे जिसने पर्ची खोली है, अगर किसी के में कोई किताब से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो वो उसके बारे में बताता, कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसके बारे में, या कोई मतलब राष्ट्रीय चिन्ह रख दिया हमने, या राष्ट्रीय पशु पक्षी किसी का भी ऐसा नाम रख देते तो बच्चे आसानी से बता देते थे। तो मैम इस तरह से एक जैसे हम किसी एक से पूछते हैं तो मैम पूरी क्लास में बच्चे अच्छे से सीख लेते हैं गेम के साथ। तो मैम बहुत सारे तरीके मुझे आपके बहुत ज्यादा अच्छे लगे। हम टीचर्स को मतलब पढ़ाना तो आता ही था, लेकिन आपने जो एक इंजॉयमेंट के साथ बताया ना कि बच्चों को इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाओ, वो मैम बहुत अच्छे लगे। थैंक यू मैम। थैंक यू रुचि। लास्ट ईयर भी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा था और इस बार भी मैंने आपसे सीखा है। थैंक यू रुचि जी। वेलकम मैम। निशी अग्रवाल जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम जैसे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उनको याद कराना, तो वो उनको याद हो जाता। और जैसे टेबल है तो उसको ट्रे के साथ बताना तो उनको लिखना भी आ गया, याद भी हो जाती है अब। जी ठीक है निशी जी, धन्यवाद। मौसम सर। निधि जी, प्लीज आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखिए। निधि जी। ठीक है निधि जी, आप जवाब दे दीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आपकी क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपने बोला था कि क्लास से जाने से पहले मतलब बच्चों को वर्क दे दो कि वो आने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने लगे तो क्लास में पता चल जाए इस सब्जेक्ट का वो है। और भी मैम आपने बोला था कि एक्टिविटीज के साथ पढ़ाना। आपके और भी क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला है, सारी क्लास यूजफुल रही। जी थैंक यू। जी मनोज गुरु जी, प्लीज अनम्यूट करिए। प्लीज अनम्यूट करके बोलिए आप। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते। क्षमा चाहते हैं मैडम, हमारे यहाँ रात से लाइट नहीं और बारिश हो रही थी तो आज स्कूल भी नहीं पहुंच पाए, लेट जुड़ पाए आपसे। कोई बात नहीं।
जी मैम। मैंने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको इतने दिन जो भी वेबिनार में आपने सीखा उससे आपकी क्लास में क्या आपको इम्प्रूवमेंट मिला है, क्या फर्क दिखा है? मैडम वैसे क्लास तो हम बहुत कम लेते हैं, जब कोई टीचर नहीं होता तभी हम जाते हैं, क्योंकि ऑफिस वर्क हमारा मुख्य रहता है। जी। तो सीखने को तो बहुत कुछ मिला है। जिस तरीके से आपने ग्रुप क्लास का बताया था, तो उसमें हमने जो कमजोर बच्चे थे, होशियार बच्चे थे, उनको एक साथ बैठा के सिखाने का प्रयास किया है। और टीचर से भी कहा है कि आप इस तरीके से इनको बैठाइए, और आपके जो TLM वगैरह है और बच्चों को शांत करने की जो ट्रिक वगैरह थी, ये सब सारी चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आपकी मैं पिछले 3 वर्ष से आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो 3 वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और हर क्लास में आपसे कुछ नया सीखने को मिलता है, और हम इम्प्रूव भी क्लास में जो है इसको कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, और हमने भी अपनी लाइफ में उन सबको उतारने का भी प्रयास किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राची जी। थैंक यू मैम। प्राची जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मैंने आपसे मतलब मेरे क्लास में तो छोटे बच्चे हैं तो उन्हें लिखना नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, तो मैंने आपसे लिखने का तरीका जाना है कि बच्चों को कैसे लिखवाया जाए और उन्हें खेल खेल में किस तरीके से पढ़ाया जाए, मैंने आपसे वो भी सीखा है। आपकी क्लास लेके मुझे अच्छा भी लगा है मैम, और मैंने काफी कुछ सीखा है कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से एक्टिविटीज में कराया जाए। तो मैं सब कोशिश करती हूँ बच्चे को कराने की, और बच्चे करते भी हैं अच्छे तरीके से। जी, थैंक यू प्राची जी। ओके। जी। मौसम से आपसे शायद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अनिता जी प्लीज आप PDF शेयर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, अभिभावकों से सहयोग के तरीके। सीधी सी बात है, हम मतलब पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर, ये 3 कॉर्नर है, और इन तीनों से मिलके ही हम जो एजुकेशन का एम है उसको पा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, टीचर से चाइल्ड, टीचर से पेरेंट्स, और पेरेंट्स से चाइल्ड, है ना। टीचर अपने एफर्ट्स बच्चे पर लगाते हैं, टीचर अपने एफर्ट्स पेरेंट्स पर लगाते हैं, और पेरेंट्स अपने एफर्ट्स बच्चों पे लगाते हैं। तो एट लास्ट हम मिलके बच्चों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसे काम करता है, उसके डायरेक्शन है। एट लास्ट हम बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के भलाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ठीक है, डायरेक्शन टीचर की तरफ से डायरेक्शन दोनों साइड जाएगा, बच्चे की तरफ डायरेक्शन दोनों साइड से आएगा। अभी इसको करने के लिए हमको बच्चे के साथ काम करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमारे रिक्वायरमेंट है पेरेंट्स टीचर मीटिंग की। पेरेंट टीचर अभी कब और कैसे करेंगे, प्लीज अनिता जी नेक्स्ट पे चलिए। कब और कैसे, इससे नेक्स्ट पे चलिए। अभी पेरेंट टीचर मीटिंग जनरली आपके यहाँ कब होती है? मंथली? आपका कोई फिक्स शेड्यूल है? यस और नो? कोई फिक्स शेड्यूल है आपका? यस मैम, एग्जाम के बाद भी पेरेंट्स को बुलाते हैं, और मंथली टेस्ट होता है तो उसके लिए भी हम लोग कॉल करते हैं कि आप बच्चे का रिजल्ट देखने के लिए स्कूल में आए। जी। अभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ। बुलाते हैं। जी बिल्कुल, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, आपने बताया कि आप एग्जाम के बाद करते हैं, है ना। एग्जाम के बाद मीटिंग का मेरे हिसाब से इतना मायने नहीं रह जाता है। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ तो हम पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं कि 5th और 8th में बच्चों को फेल करने का रूल है ना। प्रमोशन का रूल हमारे यहाँ जो है वो 5th और 8th में नहीं लागू होता है। हम उस बच्चा यदि नहीं प्रॉपर परफॉर्म करता है तो हम उसको फेल करवा के उसकी री एग्जाम लेते हैं, और यदि री एग्जाम में भी पास नहीं होता है तो बच्चा साल रिपीट करेगा। ये सिस्टम हम लोग पिछले 2 साल से गुजरात में फॉलो कर रहे हैं, और अभी ऑल इंडिया लेवल शायद पिछले एक हफ्ते से फिर से न्यूज में भी आ रहा है, चल रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए कंफर्म है। तो मैं क्या करती हूँ, 5th स्टैंडर्ड की जो पेरेंट्स की मीटिंग होती है, मैं साल की शुरुआत में लेती हूँ, तब बताती हूँ। और जब एग्जाम शुरू होने वाले थी उससे 1 महीने पहले मैं पेरेंट्स की मीटिंग करती हूँ। टीचर को पता होता है कि कौन से बच्चे कमजोर हैं,
उन पेरेंट्स को स्पेशली बुला के, बच्चे जिस सब्जेक्ट में कमजोर है, टीचर उनसे बात करती है, टीचर उनको बताती है कहाँ गुंजाइश है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के टाइम आप बोलोगे कि आपके बच्चे ने ये नहीं किया, अपने के बच्चे ने वो नहीं किया, तो ये किसी काम का नहीं है। बाद में मतलब सांप जाए फिर लकीर पीटोगे तो क्या मतलब है, उससे पहले करना। तो जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उसको आप बहुत सारे अलग तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। मैं को जैसे साप्ताहिक मीटिंग, हफ्ते में एक बार, पाक्षिक 15 दिन में एक बार, मासिक महीने में एक बार, क्वार्टरली चतुर्मासिक हो सकती है, 6 मासिक हो सकती है, वार्षिक हो सकती है। अब कैसी जरूरत है, किसको कितनी मीटिंग की जरूरत है, ये सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर डिसाइड करती है। एक जनरल मीटिंग होती है। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हमारे यहाँ पे दो तरह की मीटिंग होती है। एक जनरल होती है, कॉमन मीटिंग, ठीक है, वो साल की शुरुआत में होती है। इस जनरल मीटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे जून में स्कूल शुरू होती है, फर्स्ट या सेकेंड वीक, तो जून के 3rd वीक या 4th वीक तक हमारी मीटिंग सारी प्लान हो जाती है। मैक्सिमम हम जुलाई 1st वीक में, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेक्शन हैं और हम एक बड़ा हॉल है उसमें अल्टरनेट करते हैं, इसलिए जुलाई 1st वीक तक हमारा थोड़ा खींचता है। यदि आपके पास क्लास कम है, मतलब क्लास छोटे हैं, या कर सकते हैं आप, तो आप उसको जून में, मतलब जहां शुरुआत हुई स्कूल की तभी खत्म करिए। उस मीटिंग में हम लोग स्कूल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्कूल के अटेंडेंस के रूल क्या है, पढ़ाई के रूल क्या है, एग्जाम्स के रूल क्या है, पेरेंट्स कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, हमारे होमवर्क के रूल क्या है, हमारे टेस्ट के रूल क्या है, सारी चीजें हम पेरेंट्स को, जो रेगुलर होता है कि टिफिन का हमारा टाइम कौन सा है, बच्चों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी चीजें होती है, ऑलमोस्ट मेरा 1 घंटे का लेक्चर होता है, वो सारी चीजें मैं बता के पहली बार में पेरेंट्स को सारी चीज इन्फॉर्म कर देना, ताकि पेरेंट्स ये ना बोले कि हमको वो ये पता नहीं था, आपके स्कूल का ये सिस्टम है। ठीक है, तो ये होती है जनरल मीटिंग। इसको हम क्लास वाइज करते हैं। जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड, मेरे यहाँ पे फर्स्ट के 3 सेक्शन होते हैं, ऑलमोस्ट 200 बच्चे हैं फर्स्ट के, तो 400 पेरेंट्स होते हैं। जब तो हम लोग एक एक क्लास वाइज करते हैं, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक जनरल मीटिंग कर सकते हैं, आप यदि 2 या 3 क्लास मिक्स करके, जो वॉट एवर। ठीक है, तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को होती है। दूसरा होता है पर्सनल मीटिंग। पर्सनल मीटिंग के कुछ तरीके हैं। जैसे पर्सनल मीटिंग में हमारे यहाँ पे टीचर्स क्या करती है, टीचर्स अपनी क्लास के अंदर एक लिस्ट बनाती है कि कितने बच्चे हैं, जैसे पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में उनको प्रॉब्लम है। टीचर को लगता है कि मैं इन सारे पेरेंट्स से भी एक साथ डिस्कस कर सकूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो टीचर उन पेरेंट्स को एक साथ बुलाती है, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है, उनका डिस्कशन कॉमन होना है। कहीं टीचर को जरूरत लगती है कि इनको पर्सनली मिलने की जरूरत है इस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली, तो इसको हम ये कर सकते हैं। मैं क्लास टीचर से हमेशा बोलती हूँ कि एज अ क्लास टीचर, नॉट अ सब्जेक्ट टीचर, एज अ क्लास टीचर आपको हर एक बच्चे को रोल नंबर वाइज आप कर लीजिए कि मुझे इस हफ्ते, हम जैसे सैटरडे हमारे यहाँ तय है कि सैटरडे 11:30 से 12:30 टीचर से मिल सकते हैं। पेरेंट्स सामने से आते तो ठीक है, नहीं तो टीचर जिनको मिलना चाहते हैं तो रोल नंबर वाइज टीचर की, भाई मेरे 1 से 10 रोल नंबर के बच्चे हैं, उसमें से मैं 2 बच्चों के पेरेंट्स से मिल चुकी हूँ, लेकिन बाकी 8 नहीं आए। देन वो उन 8 बच्चों को थर्सडे से डायरी नोट दे देती है, पेरेंट्स को मैसेज कर देती है कि सैटरडे आपसे 11:30 बजे मिलना है। तो टीचर के पास अपने पास नोट रेडी होता है कि किसके पेरेंट्स से क्या बात करनी, तो इसे, तो पर्सनल मीटिंग टीचर को रोल नंबर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, जहां जैसी जरूरत है, ये आप बेटर समझ सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि आप जितना ज्यादा हो सके पेरेंट्स से इंटरेक्शन रखें। जो बच्चे ज्यादा जरूरी हैं, जिनको ज्यादा जरूरत है, तो महीने में एक आध बार तो कम से कम उनका नंबर आ जाना चाहिए। यदि आपके क्लास में 30-40 बच्चे भी हैं, आप 10-10 करके भी हफ्ते बुलाते हैं, तो महीने में एक बार आप पेरेंट्स से मिल सकते हैं। आपके पास जो प्रॉब्लम है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहां पे घर पे क्या फेस कर रहे हैं उसको कैसे रेक्टिफाई करना, या घर पे कोई यदि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हेल्प कर सकता है आपको स्कूल में, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये पर्सनल मीटिंग, तो पर्सनल मीटिंग हर बच्चे के हिसाब से, किसकी जरूरत कैसी है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, प्लीज अनिता जी नेक्स्ट पे चलिए। अभी हम कैसे कैसे पेरेंट्स से मिल सकते हैं, कैसे उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए थोड़े से आपको तरीके बता रही हूँ। सबसे पहले तो उचित तरीका चुनना। आपको पता होना चाहिए, जब भी आप मतलब एडमिशन बच्चा लेता है तो हमारे यहाँ जैसे फॉर्म होता है तो उसमें सारी पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। या जैसे बच्चा नेक्स्ट क्लास में गया तो क्लास टीचर, जैसे 3rd से बच्चा 4th में गया
तो थर्ड की क्लास टीचर यदि कुछ लगता है स्पेसिफिक बताने जैसा किसी बच्चे के पेरेंट्स के बारे में, तो वो फोर्थ की क्लास टीचर को बता देती है। हमारे यहाँ पे स्कूल शुरू होने से 4 दिन पहले यदि टीचर्स आते हैं तो उनका काम यही होता है कि टीचर आपस में मिलके जो नेक्स्ट क्लास है बच्चे उनके बारे में यदि उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ नॉलेज है कि नई क्लास टीचर को पता होना चाहिए, तो वो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन से पेरेंट से किस तरीके से बात करना है, कौन से पेरेंट डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं, किस पेरेंट को मैसेज करना है, किस पेरेंट को सिर्फ डायरी नोट से भी काम चल जाएगा, तो कौन सी जरूरत कैसी है आपको, सिर्फ उसका नोटबुक होमवर्क नहीं हो रहा है, नोटबुक नहीं आ रही, बुक नहीं आ रही, तो आप मैसेज डाल के दे सकते हैं। यदि बच्चा पढ़ाई में कमजोर है और उसको कुछ स्पेशल अटेंशन चाहिए, आप पेरेंट्स को एक मैसेज डाल सकते हैं मोबाइल में, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वो भी काम नहीं कर रहा है और बात ही करनी पड़ेगी पेरेंट्स के साथ, देन और आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट्स किस टाइम पे बात करने के लिए अवेलेबल है ना। हमारे यहाँ ये जो होता है, काफी सारे बच्चे ऐसे जिनके दोनों पेरेंट वर्किंग है, तो स्कूल टाइम में या दिन में वो अवेलेबल नहीं होते, तो टीचर को पता होता है कि भाई शाम को 6 बजे बाद या 7 बजे बाद मम्मी फोन उठाएगी या बात करेगी, तो हम उनसे उस वक्त बात कर सकते हैं। तो किससे बात करने का कौन सा तरीका सही है, कई बार ऐसा होता है हमने सोचा फोन लगाया, हमने फोन लगा दिया, पेरेंट्स फोन नहीं उठा पाए, हमने अपनी तरफ से कोशिश की लेकिन सामने तक वो बात नहीं पहुंची जो हमको पहुंचानी थी, है ना। तो सबसे पहले तो उचित तरीका चुनना है कि हम किस तरीके से उनसे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद छोटे, अधिक और लगातार संचार रखना। बहुत लंबा डिस्कशन नहीं होना चाहिए, एक बार में बहुत लंबी मीटिंग नहीं होनी, पेरेंट्स सोचेंगे अरे वहां जाते 1 घंटा निकल जाता, नहीं जाना, दोबारा आने से कतराएंगे। काम की बात, जितनी छोटी बात शॉर्ट में कर लिया, लेकिन कंटिन्यूअसली हो। जैसे मैंने बताया थी 40 बच्चे हैं तो महीने में एक आध बार नंबर जाता, तो हर महीने 1.5 महीने में यदि पेरेंट्स से आप मिलते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो सॉल्व होती रहेगी। ठीक है, व्यक्तिकरण, पर्सनलाइजेशन, जब आप पेरेंट्स से मिलते हैं बच्चे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैंने पहले ही बताया है कि आप जब भी मतलब जैसे क्लास के अंदर रखते हैं अपने पास एक डायरी रखिए, क्लास मैनेजमेंट में भी हमने ये सीखा था। तो बच्चे की इन्फॉर्मेशन आपको जहां लगता है कि इसकी इस बात में प्रॉब्लम है या ये, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप एक नहीं, हो सकता है 3 4 5 क्लास में भी जाते होंगे और क्लास में 40 40, तो 100 150 बच्चे, तो इतना सारे चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो नोट डाउन करके रखिए, बच्चे का नाम लिख के, क्लास लिख के, तो जब भी आप पेरेंट्स से मिलते हैं तो उन सारी चीजों को आप उनसे डिस्कस कर सकें। तो क्या होगा, बच्चों को मतलब पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ मेरे बच्चे पे टीचर इतना पर्सनल ध्यान देती है, उसकी इतनी छोटी बात को टीचर ने याद रखा है, नोट रखा है ना। वो होता है हम अटेंशन देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स आए उस वक्त बताना भूल गए, उस वक्त वो चीज दिमाग में नहीं आई, बाद में याद आता अरे उस पेरेंट्स से बात करना रह गई, ये बात बतानी चाहिए थी। तो ये चीजें हेल्प करती है, तो थोड़ा सा एक पर्सनल टच भी मिलता है और पेरेंट्स को भी डिटेल इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, माहौल बनाए रखे। जब भी आप पेरेंट्स से मिलते हैं, एक तो यहाँ माहौल बनाए रखे 2 तरीके से है कि जब आप पेरेंट्स से मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ने कुछ कर दिया तो कभी माहौल गर्मा जाता है, पेरेंट्स गुस्से में आ जाते हैं, पेरेंट्स कई बार भरे पड़े होते हैं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप ये ऐसा कर, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजों में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। आपको अपनी तरफ से हमेशा शांति रखना है, कभी भी पेरेंट्स के ऊपर बाउंस, एक मतलब थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हमको समझना है, वो पेरेंट्स हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं जो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते उनके बच्चों के साथ, है ना। वो मुझे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि हमसे एक नहीं संभलता, आप 40 40 60 60 कैसे संभाल लेते हैं, है ना। कई बार वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक उनका साइकोलॉजिकल रीजन ये होता है कि उनका अपना बच्चा और अपनी बात नहीं मान रहा है, उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तब वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको उनके साथ कोऑपरेट करना है, शांति बनाए रखनी है। मेरी जब भी पीटीएम होती है, टीचर्स को इंस्ट्रक्शन होती है कि यदि पेरेंट्स आपसे नहीं संभलते हैं, किसी बात पे हॉट डिस्कशन होता है, पेरेंट्स को सीधा मेरे ऑफिस का रास्ता दिखा दो, बाकी मैं देख लूंगी, है ना। उसके बाद टीचर को आगे किसी भी डिस्कशन में नहीं उतरना होता है। तो दूसरा माहौल बनाए रखना मीन फ्रॉम स्टार्टिंग आप पेरेंट्स के साथ एक रेपो बना के रखिए, एक उनसे रिलेशन, एक बातचीत का, दैट शुड कंटेन, पूरे साल भर वो चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। जब भी पेरेंट्स मिलते हैं आपका एक जैसा रवैया और एक जैसा मतलब तालमेल बना रहना चाहिए। ठीक है, संबंध बनाए रखना, पेरेंट्स से कंटिन्यूअस रिलेशन होने चाहिए, कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहना चाहिए। नोट के थ्रू भेजे, आप बच्चों के डायरी में लिख के भेजे, आप मैसेज के थ्रू करें, ना मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन
कंटिन्यूअस आपका पेरेंट के साथ एक रिलेशन बना रहना चाहिए। ठीक है। बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की के साथ जवाबदेही साझा करना, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सिर्फ टीचर की नहीं होती है, पेरेंट्स की भी उतनी ही होती है। तो जब हम स्कूल में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5th स्टैंडर्ड में यदि मुझे रिजल्ट लाना है, मुझे पता है फर्स्ट टर्म एग्जाम के पहले कि इतने बच्चे नहीं अच्छे से पास हो रहे हैं, पढ़ने में प्रॉब्लम है, वीकली टेस्ट में फेल हो रहे हैं, मैं उनके पेरेंट्स को बुला के बिठाती हूँ कि मेरे टीचर इतने इतने एफर्ट डालते हैं कि मेरे टीचर ने उनको वर्कशीट दी एक्स्ट्रा, मैडम ने काम दिया, मैडम ने सैटरडे को एक्स्ट्रा 1 घंटा बैठा के पढ़ाया, हमने ये सारे एफर्ट कर लिए, लेकिन फिर भी आपका बच्चा यहाँ यहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आप इसको कैसे करेंगे। उसके बाद मैं पेरेंट्स को भी बताती हूँ कि आपको घर पे कैसे करना है। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि उसको सब आता है लेकिन वो लिख नहीं पाता है, तो मैं पेरेंट्स को बताती हूँ कि तो फिर आप घर पे उसको लिखने की प्रैक्टिस दीजिए। यदि आपको पता है कि बच्चा लिख नहीं पाता है तो आप एक रफली क्वेश्चन पेपर बनाइए, पूरा क्वेश्चन पेपर बनाए आप थोड़ा बनाइए। आपने आज मीनिंग्स लर्न करवा दिए, आपने अपोजिट्स लर्न करवा दिए आपने, तो आप वो दोनों चीज का एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाइए, बच्चे को देके आप हट जाइए। जैसे बच्चा क्लास में लिखता है वैसे उसको माहौल दीजिए कि खुद लिखे। तो बहुत बार पेरेंट्स के साथ हमको डिस्कस करना पड़ता है कि उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना है, तो जो हम चाहते हैं उनसे वो चीजें हम उनसे ले पाएंगे। ठीक है। तो अपना काम कैसे पेरेंट्स से डिस्कस करके बांटना, ये टीचर को आना चाहिए, तभी हम जो हमारा गोल है बच्चों के डेवलपमेंट का उसको हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है कार्यवाही की योजना, योग्य जानकारी देना। अभी इसके अंदर हमारे जो संस्कार वाले पॉइंट है ये हमारे काफी सारे कवर हो जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। आपके पास तो बहुत अच्छा है कि पूरे संस्कार का पॉइंट है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे को क्या करना चाहिए वो इंक्लूड कर लेती है। आपको सिर्फ उन पॉइंट्स पे पेरेंट्स से क्वेश्चन ही पूछना है, और यदि उनके आंसर मिलते हैं आप उसके आंसर के हिसाब से आप पेरेंट्स को सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो उत्तम संस्कार के जितने भी आपके पॉइंट है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जहां जिसकी जरूरत जैसी है उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करिए, आपको पेरेंट्स से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद कहाँ क्या करने की पेरेंट्स को जरूरत है, उनका क्या योगदान है आप उनको बता सकते हैं। तो वहां पेरेंट्स से आपको सपोर्ट मिलेगा जब उनको पता होगा कि हमको क्या करना है। ठीक है। एक सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ स्लो राइटर होते हैं, बोर्ड से देखकर कॉपी करना, उसमें बच्चे स्लो होते हैं, कुछ बच्चे बहुत धीरे लिखते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होती है उन बच्चों की, वो लोग एक एक लेटर या एक एक वर्ड को देखते हैं। एक वर्ड देखा वॉज तो फिर वो वॉज लिखेंगे, गोइंग तो फिर गोइंग लिखेंगे। लेकिन उस बच्चे को ही वॉज गोइंग टू गार्डन, उनको बस मैं सिखाती हूँ पेरेंट्स को कि बच्चे को बोलिए कि पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़े, पूरा सेंटेंस एक साथ लिखे। तो जो स्लो राइटर है उनको फास्ट कैसे बनाना, तो ऐसे तरीके, तो हमारे पास अपनी चीजें अपने तरीके रेडी होने चाहिए। तो हम उसके लिए, जैसे रीडिंग प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा, उसको आंसर सब आते हैं लेकिन उसको रीड करने में प्रॉब्लम है, वो एग्जाम में रीड नहीं कर पाया। अभी हमारे यहाँ ये रूल है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में और सेकंड स्टैंडर्ड में टीचर क्वेश्चन पढ़ के सुनाती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में टीचर एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पढ़ेगी, बच्चों को बोलेगी आप इसका आंसर लिखो, फिर बच्चे उसके अंदर आंसर लिखते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर टीचर एक बार पूरा रीड कर जाती है पहले कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है, फिर बच्चे लिखते हैं। थर्ड ऑनवर्ड टीचर पढ़ती नहीं है, बच्चे को खुद पढ़ना है, बच्चे को खुद लिखना है। ठीक है। हम जैसे लेवल बढ़ता है वैसे एग्जाम का तरीका चेंज होता है। फर्स्ट और सेकंड में क्वेश्चन पेपर के अंदर बच्चे लिखते हैं, थर्ड ऑनवर्ड्स आंसर शीट अलग दी जाती है। तो जैसे हमारे यहाँ पे लेवल बढ़ता है, जैसे, तो मैं पेरेंट्स को वही चीज समझाती हूँ। थर्ड में हमेशा बच्चों का प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स बोलते हैं उसने पेपर कंप्लीट नहीं किया, उसको टाइम कम पड़ा। तब मैं पेरेंट्स को समझाती हूँ, सिखाती हूँ कि टाइम उसको नहीं कम पड़ा, वो स्लो है। मैं जितना टाइम, जितने मार्क्स का एग्जाम है उसके हिसाब से मैं आपको 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा ही दे रही हूँ। अभी बच्चे को कैसे इंप्रूव करना है तो फिर पेरेंट्स को हमको सिखाना पड़ता है कि आंसर लिखने की तरीके बच्चों को बताने पड़ेंगे पेरेंट्स को, उसको। जी सेजल जी, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीजें पेरेंट्स को बताना। ठीक है। उसके बाद सकारात्मक बातें करना है। कभी भी पेरेंट्स के सामने आप कोई भी नेगेटिव चीज मत यूज करिए। बच्चा गलत भी करता है तो उसको कहने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि यदि ये ऐसे करेगा तो ज्यादा बेटर है। आप ये मत बोलिए तो सुनता ही नहीं है, अब ये बोलिए कि यदि ये बात मानने लगे तो अच्छी बात है, वो बात मानेगा तो अच्छे से बैठेगा। हर चीज को कहने का एक तरीका होता है। वही बात यदि पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कही जाए
तो पेरेंट्स भी उसको पॉजिटिवली लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव वे में बोलते तो पेरेंट्स बोलते ठीक है, टीचर ही ऐसा बोलती रहती, टीचर को ही नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, स्कूल में बच्चा है, हमारे पास थोड़ी आपके पास है। मतलब वो उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो कभी भी पेरेंट्स से बात करते हुए कोई भी नेगेटिव चीज नहीं यूज करिए। क्लास के अंदर जैसे बच्चा नहीं सुनता है, नहीं करता है या कुछ परेशानी है, तो उसको भी पॉजिटिव वे में रखना सीखिए। आप उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। यदि आप उसको कि जैसे सपोज बहुत मस्ती करता है, बैठता नहीं है, तो आप बताइए कि यदि वो बैठेगा तो वो अच्छे से कर सकता है, उसमें कैलिबर तो है, वो कर सकता है, लेकिन वो क्योंकि बैठ नहीं पाता है इसलिए। आप ये मत बोलिए कि आपका बच्चा तो बैठता ही नहीं है। अब जब आप ऐसे बोलेंगे कि वो यदि बैठ जाता है, तो पेरेंट्स भी बच्चे को सुना मैडम क्या बोल रहे हैं, अभी आपको बैठना है, ठीक। तो टोटल उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो कभी भी नेगेटिव कोई भी रिमार्क होता है, पेरेंट्स के सामने मत यूज करिए, उसी बात को चेंज करके करिए। साइकोलॉजिकली इसका इफेक्ट बहुत गहरा होता है और आप इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे यदि यूज करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद है अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित करना। अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी। पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग तक हम रखते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि पेरेंट्स सामने से तैयार होते हैं हमारे लिए करने के लिए, हमको भी बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे यहाँ अभी लास्ट संडे मेरा एनुअल फंक्शन था। मुझे सुबह एक पेरेंट का फोन आया, मैडम मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ और यदि आपके किसी बच्चे का मेकअप वगैरह करना है शाम के फंक्शन के लिए तो बता दीजिए, मैं रेडी हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मुझे कब आना है बताइए। बाई चांस मेरी सारी व्यवस्था हो चुकी थी, मैंने पेरेंट को थैंक यू करके मना किया। बट पेरेंट्स सामने से भी इतने मतलब जागरूक होते हैं, इतनी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। आप सोचिए मेरे यहाँ पे करीब शायद हम 1500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हर एक डांस में ऑलमोस्ट 80 से 100 बच्चे थे। हमारा बहुत बड़ा होता है जब भी होता है, तो इतने सारे बच्चों का करना वहां प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे टीचर पूरा मेकअप का फोटो खींच के घर पे भेजते हैं, पेरेंट्स उसी तरह से बच्चों को तैयार करके भेजते हैं। तो वो पेरेंट का सामने से मुझे फोन आया कि मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ यदि कोई जरूरत है। मैंने उनको बताया कि मेरी टीचर ने वैसे इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन फिर भी एंड मोमेंट यदि कोई जरूरत है तो मेरी टीचर आपसे कांटेक्ट करेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें पेरेंट्स रेडी होते हैं। एक एग्जाम्पल है, मैं जो पहले स्कूल में थी वहां पे हम लोग जैसे कुछ फंक्शन होता है ना, तो वहां पे एक फंक्शन रखा था, उसमें बच्चों के लिए प्रसाद वगैरह बनवाया था। उस कुछ 600-700 बच्चे थे, तो प्रसाद और खाना वगैरह उनका स्कूल में था, तो काफी बड़े पैमाने पे करना था। तब पेरेंट्स ने सामने से हमको अप्रोच किया था। उनका ये कुकिंग वगैरह का काम था, कैटरिंग करते थे। तो वो सामने से अप्रोच किया था कि आप मैं आपसे सिर्फ जितना माल सामान लगता है उसका पैसा लूंगा, मैं अपना जो भी वर्कर्स का जो भी है मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूंगा और मैं आपके स्कूल के लिए करने के लिए तैयार हूँ। ये चीजें कब होती है, जब हमको पता हो कि पेरेंट्स क्या करते हैं। तो यहाँ टीचर की जिम्मेदारी आती है। एक्चुअली क्या होता है, पेरेंट्स और बच्चों से डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो टीचर्स का होता है। हम लोग जब फॉर्म भरते हैं ना, मेरे यहाँ इंस्ट्रक्शन है सारे टीचर्स को कि आपको पता होना चाहिए कि किसके पेरेंट्स क्या काम करते हैं एंड वो स्कूल को कैसे यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि जब कुछ ऐसा होता है हमारे यहाँ बहुत सारी चीज, तो हम पूछते हैं किसी के पेरेंट है इंटरेस्टेड तो हम उनसे ये काम करवा सकते हैं, हम उनको ये हेल्प ले सकते हैं। जैसे कुछ एक पेरेंट्स डॉक्टर है, एक पेरेंट है वो मतलब गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए वो काम कर रही थी। तो वो ये करती हैं बच्चों को लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए कैसे करना, तो उसके लिए वो सेमिनार्स करती हैं। वो सामने से मेरे पास आई थी कि गर्ल्स को यदि कभी कोई ऐसी आती तो कैसे वो अपने आप को बचा सकती है, सेल्फ डिफेंस किस तरह से करना कराते उसकी टेक्निक या इस तरह के। तो वो बच्चों को समझाने के लिए तो अपनी तरफ से सेमिनार करने के लिए सामने से रेडी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो टीचर जो होती है ना, वो एक की रोल इसमें प्ले करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है या प्रिंसिपल, वो एक लिमिटेशंस उनकी वहां तक होती है। वो पेरेंट्स के साथ इतना सारा डिस्कशन या इतनी सारी बातें जानना, इतनी सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं जो टीचर के लिए पॉसिबल है ना। मैं ये कहूंगी कि मैनेजमेंट की या प्रिंसिपल के आंख कान और हाथ जो है वो टीचर्स हैं। आप टीचर्स कितने पावरफुल हैं आपको नहीं पता, क्योंकि बच्चे तक आपकी पहुंच है। तो बच्चों की इंफॉर्मेशन रखना, किसका
हेल्प कैसे काम में आ सकता है, ये टीचर कर सकता है। बड़ौदा की एक स्कूल है, बहुत साल हो गए मुझे, बड़ौदा में बहुत पहले रहती थी तब की बात है। तो मेरे नेबर जो थे वो जाते थे, वो महीने 1.5 महीने में एक बार उनका नंबर आता था। तो वो रिसेस के टाइम पे स्कूल में उनकी ड्यूटी होती थी। उनको एक दिन के लिए ड्यूटी होती है, मतलब सब उनके पहले कन्वीनियंस पूछ लेते हैं कि कौन किस दिन अवेलेबल है। जो भी आधे घंटे की रिसेस होती है, उनको रिसेस से 5 मिनट पहले पहुंचना है और रिसेस खत्म होने के 5 मिनट बाद स्कूल से निकल जाना है। क्योंकि रिसेस का टाइम ऐसा होता है कि टीचर जो होते हैं वो अपना स्नैक्स वगैरह लेते हैं, बच्चे बाहर ग्राउंड में खेलते हैं और खाते हैं। वहां पे पेरेंट्स की ड्यूटी लगती थी। उस पेरेंट को करना क्या है, सिर्फ वहां पे खड़े रहना है, इधर उधर घूमना है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो वो उसको देखना है, बच्चे कोई मस्ती ना करे, कोई गिर ना जाए, किसी को परेशानी ना हो, सिर्फ इतना उनको ध्यान रखना है। इस बहाने क्या होता था, वो बच्चों से मिलते थे, बातचीत करते थे, आसपास का माहौल देखते थे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। और एक आध इतने सारे पेरेंट्स होते हैं तो मतलब हर रोज 1 या 2 पेरेंट यदि आते हैं तो भी इनफ होता है। तो उनका नंबर 2-3 महीने में एक आध बार, साल भर में शायद 1 या 2 बार किसी एक पेरेंट को आना पड़े। लेकिन इससे उनका बॉन्डिंग स्कूल के साथ बहुत अच्छा बनता था, दूसरों से रिलेशन अच्छे बनते थे। टीचर्स कितने एफर्ट लगाते हैं, इतने सारे बच्चों को टीचर्स कैसे संभालते हैं, तो कितने एफर्ट लगते हैं वो पेरेंट्स को अपने आप समझ में आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसमें पेरेंट्स हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी आगे मैं थोड़ा डिटेल में कि कैसे कैसे बच्चों पेरेंट्स से किस किस तरीके से हम हेल्प ले सकते हैं, उसको मैंने एक प्रोग्राम के रिलेटेड आगे थोड़ा डिटेल में किया है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। बहुत देर से सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं। होप आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है। यस मैम। मुझे मुझे ऐसा वन वे जैसा लग रहा है थोड़ा सा, पर टॉपिक ऐसा है। नहीं टॉपिक भी मैम, अच्छा अच्छा है। लग रहा है सब। ओके, अच्छा लग थैंक यू वेरी मच। अभी हम इनका कैसे ले सकते हैं, तो शाला में जो अवसर है कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो कक्षा सहायता, जैसे क्लासरूम के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया, रिसर्च का एग्जांपल दिया, वैसे हम लोगों ने ये किया था, जैसे टीचर्स डे था तो उस दिन हमने ये किया था कि पेरेंट्स को बुलाया था कि दे एक्ट एज टीचर। हम जनरली ये करते हैं कि हम बच्चों को टीचर बनाते हैं। हमने एक बार पेरेंट टीचर्स डे पे किया था, पेरेंट को टीचर्स बनाया और उनको क्लास सौंपे थे। तो एक की जगह हमने 2 या 3 पेरेंट को एक क्लास दिया था उनको संभालने को। लिटरली उस दिन पेरेंट्स खत्म हुआ ना, तब हाथ जोड़ के बोलते पता नहीं आप रोज इतना सारा कैसे कर लेते हैं, कैसे संभाल लेते हैं। तो क्लास के अंदर हमको जहाँ पे जैसी जरूरत है हम पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें उनका स्वयं सेवक, जैसे हम कोई बड़ा सा फेयर लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी पेरेंट जिस तरह की भी हेल्प कर सकते हैं, वी शुड नो कि कौन से पेरेंट कैटरिंग वगैरह का करते हैं, कौन से पेरेंट टेंट वगैरह लगाने का करते हैं, कौन से पेरेंट ऐसे जो अपने बिजनेस का यदि उनका बैनर लगाया जाए उसके सामने वो पैसे देने को तैयार है या कोई और हेल्प देने को तैयार है। ठीक है, तो उनके से इस तरह की वो अपनी तरफ से क्या हेल्प कर सकते हैं हमारे किसी प्रोग्राम में। जैसे कोई पेरेंट है उनका फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का बिजनेस है, तो वो हमको कम पैसों में स्कूल के लिए थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी या अच्छा तरीके से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ हमको पेरेंट्स की जरूरत होती है तो उनकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद वर्ष पुस्तिका डिजाइन करना, हम ईयरली कोई बुक निकाल रहे हैं, हमारी कोई बुक बन रही है, तो उसकी डिजाइनिंग, उसकी प्रिंटिंग या उसके किसी तरह की हेल्प हम यदि पेरेंट्स से ले सकते हैं। कक्षा फोटोग्राफी के हम लोग क्लासरूम में बच्चों के फोटोज खिंचवाते हैं, ग्रुप फोटोज खिंचवाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी बार हम लोग फंक्शंस वगैरह में और क्लास के अंदर जनरली फोटोग्राफ्स, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि चीजें फॉरवर्ड करने के लिए होती है जरूरत, तो वहां यदि कोई पेरेंट ऐसे हैं जो इसमें अपनी हेल्प कर सकते हैं। बागवानी वगैरह यदि पेरेंट उनका, जैसे हम हमारे यहाँ पे ऐसा है कि स्कूल में जरूरत थी तब पता चला किसी के पेरेंट है वो इसमें म्यूनिसिपालिटी में है और म्यूनिसिपालिटी की तरफ से बहुत सारे पौधे फ्री में बांटे जाते हैं। जब वो जून जुलाई होता है तब गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि बागवानी के लिए उनके पास स्पेशल वो होता है। तो यदि पेरेंट्स हम कांटेक्ट में है तो हमको वो चीजें इजीली अवेलेबल हो सकती है, तो हम उनसे पौधे लेके अपनी स्कूल में, अपने स्कूल के आसपास पौधे, जहां ऐसी जरूरत है जो पेरेंट्स ऐसे। इसके अलावा यातायात ड्यूटी, हमारे यहाँ तो जैसे बहुत बड़ा स्कूल है, ऑलमोस्ट 40-45 बसें हैं, तो हम लोग पर्सनल पेरेंट्स को नहीं देते, लेकिन जो जो छोटे स्कूल होते हैं जहाँ एक साथ बच्चे सारे निकलते हैं, तो बाहर जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वहां पे ड्यूटी बांटी जा सकती है पेरेंट्स की कि भाई 2 पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे, उनके बच्चे अंदर रहे और जितने पेरेंट्स आते हैं उनको फटाफट बच्चे लेके निकल सके और रोड के ऊपर कहीं कोई एक्सीडेंट होने की संभावना ना रहे, थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हैं।
तो ऐसी कोई ड्यूटी, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हम पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो आप ऐसी ड्यूटी, इस तरह के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें हम पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अनीता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये तो हो गया कि स्कूल के अंदर हम पेरेंट्स से कहाँ कहाँ कैसे कैसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है दूरस्थ सहायता, मतलब जो पेरेंट दूर रह के, हमारे पास आने की, स्कूल आने की जरूरत नहीं, उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो हेल्प कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन प्रशासनिक कार्य है, बहुत सारी चीजें होती है हमारी ऑनलाइन चलती है, हमारी इंफॉर्मेशन देना, डेटा तैयार करना, बहुत कुछ होता है। तो कुछ पेरेंट्स हैं, यदि उनके पास कोई टेक्निक है या वो कोई ऐसी फील्ड में काम करते हैं कि जिससे हमको हेल्प मिल सकती है, या हमारे स्कूल की एडवर्टाइजमेंट करना है, हम अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को दें और पेरेंट्स अपने सोशल मीडिया पे उसको शेयर करें। बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जो ऑनलाइन के हिसाब से पेरेंट्स हमको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद विपणन और जनसंपर्क, मतलब मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस। तो यहाँ पे पेरेंट्स हमको ऐसे हेल्प कर सकते हैं, हमारी स्कूल में हम क्या करवाते हैं वो हम किसी को बताएं, उससे बेटर पेरेंट्स उस चीज को बताएं। तो हमको स्कूल में इस तरीके से काम करना चाहिए, पेरेंट्स तक हमारी बातें पहुंचे, हमारी चीजें पहुंचे कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमको उनको अवेलेबल करवाना है। ग्रुप, जैसे ग्रुप है, आप एक्टिविटी करवाई आपने तो उसके फोटोग्राफ्स आप ग्रुप में डालिए, एंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करिए कि आप, ऑब्वियसली उनका बच्चा है, उसका बच्चे का फोटो होगा, तो पेरेंट्स अपने सोशल मीडिया पे रखते हैं, तो उसके साथ में हम अपने स्कूल का लोगो डाल के फोटो दें उनको, है ना। स्कूल का लोगो वाला बच्चे का फोटो है, हमारा पीछे बैनर लगा और बच्चा उसके आगे है, तो वो पूरा फोटो पेरेंट्स यदि शेयर करते हैं तो एक मतलब माउथ पब्लिसिटी होती है, बिना किसी उसके पेरेंट्स हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बाकी लोगों तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया यही काम करता है, सोशल मीडिया पे पेरेंट्स जितने, मतलब हमारे स्कूल की इंफॉर्मेशन दूसरों को दे सकते हैं, हमारे स्कूल में क्या क्या होता है, हम एग्जाम कैसे लेते हैं, हम क्या हमारे गुड क्वालिटीज है दूसरी स्कूल के कंपैरिजन में, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो पेरेंट्स आगे पहुंचाएंगे। उसके बाद फील्ड ट्रिप वगैरह यदि हम करते हैं तो हम पेरेंट्स की इसमें हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका अपना काम है, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स, एक का है जिनका पब्लिकेशन का पूरा मतलब बुक्स जहाँ छपती है, पब्लिकेशन है, वो उनकी फैक्ट्री है। एक है पेरेंट्स थे जिनकी जो मुरमुरे चावल से जो बनते हैं, परमल मुरमुरे बोलते हैं, उसकी बनाने की और पोहे बनाने की फैक्ट्री, तो वो सामने से आते हैं। एक पेरेंट थे, वो एक पूरा सिटी बना हुआ है, हमारे अदानी सिटी बना हुआ है, उस सिटी के अंदर काफी सारी चीजें हैं, तो वो बोलते हैं यदि आपके बच्चों को देखना है कि ये सारा सिस्टम, पर्टिकुलर एक सिटी बनता है तो किस तरीके से काम करता है, तो हम अपनी सिटी में आपको बच्चों को बुला सकते हैं। एक आइसक्रीम की फैक्ट्री एक पेरेंट की, तो वो सामने से हमको कि आपके बच्चों की यदि फील्ड ट्रिप है और आपको आइसक्रीम की फैक्ट्री दिखाना है तो आप हमारे यहाँ कभी भी लेके आ सकते हैं, हम उनको दिखाएंगे। तो हमको यदि पेरेंट्स की जानकारी है तो हम हमारी जो फील्ड ट्रिप वगैरह है वो पेरेंट्स की हेल्प से ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगहों पर हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आपको भी अभी शायद दिमाग में आ रहे होंगे काफी सारे कि ये है वो है, कुछ पेरेंट्स की चीजें ये, अब आप भी आइंदा से याद रखेंगे कि इन चीजों को कैसे यूज करना है। ठीक है। इसके अलावा वस्तुगत दान, जैसे आयोजन है उसके लिए फूड पैकेट्स हो गए, बच्चों के लिए नाश्ता हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम तो पेरेंट्स खुद सामने से आते हैं कि हम बच्चों को ये देना चाहते हैं, हम बच्चों को खिलाना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर उनकी तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा क्लासरूम के अंदर यूज करने वाली चीजें यदि पेरेंट्स देना चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ वो चीजें, वर्कशीट्स हो गई है, कुछ कलर्स हो गए हैं, कुछ पेंसिल या स्टेशनरी कुछ हो गया, तो दैट वो दे सकते हैं। उसके अलावा कई बार होता है, जैसे आप T20 और इसमें देखते हैं जब भी मैचेस होते हैं तो अलग अलग कंपनियों के सिंबल वाले टी शर्ट्स पहनते हैं बच्चे, सॉरी प्लेयर्स, है ना। उसमें क्या होता है, वो उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है और उन जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको कंपनी तरफ से हेल्प मिलती है। सेम थिंग वी कैन डू, हमारे बच्चों का यदि कोई जैसे कंपटीशन में जा रहे हैं खेलने, तो उन लोगों को सेम टी शर्ट चाहिए, सेम कुछ चाहिए, कोई पर्टिकुलर पेरेंट यदि रेडी है वो उसको टी शर्ट स्पॉन्सर करते हैं, तो उन पेरेंट्स का जो भी कंपनी है उसका लोगो वगैरह है, तो हम कहीं पे पीठ पे या वहां पे उसका लोगो दे सकते हैं, उसके साथ में हमारे स्कूल का लोगो और उनको टी शर्ट्स वगैरह। तो हमारे लिए कॉमन चीज, बच्चों के लिए कॉमन यूनिफॉर्म प्लेइंग का बन सकता है, और पेरेंट्स को उनकी तरफ से उनका कुछ मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है पेरेंट्स की हेल्प लेने का, और स्कूल के ऊपर ये मतलब बर्डन नहीं आता है, ना ही पेरेंट्स पे डायरेक्ट बर्डन जाता है।
जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी टीम बनती है, क्योंकि गेम्स में हमारा स्कूल काफी आगे है, अहमदाबाद में काफी बड़ा नाम है। क्रिकेट की टीम हमारी चैंपियन होती है जनरली, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो। तो जहां भी जाते हैं तो हमारी टीम, जो भी बच्चे जाते हैं तो उनकी सेम टी शर्ट होती है और उसपे हीरामणि स्कूल का नाम लिखा होता है, स्कूल का लोगो बनाता है, पीछे बच्चे का नाम लिखा होता है। तो हर बार ये चीजें तैयार करना, हर बच्चे के लिए खर्चा करना मुश्किल है, स्कूल इतना सारा एक्सपेंस हर बार नहीं कर सकती। तो ये पेरेंट्स के सपोर्ट से ये चीजें हो सकती है। तो ठीक है, ये काफी सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी हमने ये कहाँ कहाँ से हम किस किस तरीके से पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अभी किसी कार्यक्रम में यदि हमको हेल्प लेनी है तो हम कैसे करेंगे, कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के दौरान और कार्यक्रम के बाद। ठीक है, तो हमने कोई सपोज प्रोग्राम तय किया है कि पेरेंट्स के साथ हमको काम करना है। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रिपरेशन में क्या करेंगे कि पहले आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो जरूरत है उसमें पेरेंट्स कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कौन किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है, तो आपके पास डेटा होना चाहिए। जैसे सपोज आप कोई मेडिकल कैंप करना चाहते हैं तो सपोर्ट चाहिए। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन क्या हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमको कार्यक्रम तय करना है कि हम कौन सा प्रोग्राम कर सकते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प यदि मिलेगी तो हम कौन सा प्रोग्राम कर सकते हैं। कोई म्यूजिकल प्रोग्राम हो सकता है, कोई मेडिकल कैंप हो सकता है, कोई पिकनिक प्लान कर सकते हैं, कोई फेयर प्लान कर सकते हैं। कोई भी चीज हम पहले उसकी हमको तैयारी करना है। ठीक है, फिर कार्यक्रम संबंधी जानकारी और नियमों की सूची तैयार करना। अभी हमने प्रोग्राम तय कर लिया कि हमको क्या करना है, वो प्रोग्राम कैसे होगा, उसके रूल्स क्या होंगे, कौन उसमें भाग ले सकता है, कौन क्या कर सकता है, किस तरीके से प्रोग्राम होगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन बनाना और अभिभावकों को जानकारी देना और उनकी उपस्थिति और भागीदारी तय करना। पेरेंट्स को पहले से भेजना कि डिटेल ही हमारा प्रोग्राम इस दिन होगा, इस तरीके से होगा। हम लोग हमारे स्कूल में कुकिंग कंपटीशन रखते हैं तो हम उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। हम क्रिसमस फेयर रखते हैं तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। क्रिसमस फेयर के अंदर बाकायदा पूरे मैदान के अंदर फेयर लगता है, पेरेंट्स अपने स्टॉल लगाते हैं, हम स्टॉल्स लगा के रखते हैं, पेरेंट्स वहां पे अपनी चीजें लेके आते हैं, खाने की चीजें। वो लोग यदि कोई बिजनेस करते हैं तो वो चीजें सेल करते हैं और सारे बच्चों के पेरेंट्स उसके अंदर आते हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा एक दूसरे को जानना, बहुत सारा मौका मिलता है। तो स्कूल का भी नाम होता है, स्कूल भी मतलब पेरेंट्स को नजदीक से जान सकते हैं, पेरेंट्स भी अपना इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है अपनी। तो हम यदि कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो पेरेंट्स को पहले इन्फॉर्म करना, लिस्ट बना के बताना और कंफर्म करना कि पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे और क्या करेंगे वो। ठीक है, वो चीजें कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जब हमारा कार्यक्रम बन गया तो हम किस दिन है, कब कैसे शुरू होगा, कौन क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को पहले से भिजवाना है ना। कार्यक्रम के पहले पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि प्रोग्राम कैसे होने वाला है और उनकी क्या भूमिका है, वो क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन उनको पहले से भिजवा देना। ठीक है, अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। ये सारी इंफॉर्मेशन प्री प्लानिंग है, ये पहले से प्लानिंग हो जाएगी। उसके बाद कार्यक्रम के समय सपोज हमने कोई फेयर प्लान कर लिया या कोई मेडिकल कैंप प्लान कर लिया, जिन हाँ पेरेंट्स की मैम। जरूरत थी उनको बुला लिया। फिर कार्यक्रम को योजना के अनुसार संचालित करना, जब हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हाँ जैसा ये हमने बस मेरे को प्लान किया नेटवर्क प्रॉब्लम है, अब लूट गया है। हाँ जैसा हमने प्लान हाँ किया है वो उसी तरीके से चले, ये हमको कंफर्म करना है। ठीक है, सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। प्रोग्राम करने से पहले हमेशा हमारे यहाँ जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना तो एक लिस्ट बनती है, ड्यूटी लिस्ट बनती है कि ये काम की जरूरत पड़ेगी, ये इंचार्ज हैं टीचर्स, वो इसको काम को करेंगे। ड्यूटी लिस्ट हमेशा इतना ही काम इस टीचर को देखना है। तो क्या होता है, काम जब बढ़ जाता है तो सब लोग अपने हिसाब से उसको प्रॉपरली करते हैं। तो किसको कहाँ क्या जरूरत है उन चीजों को अवेलेबल करवाना, वो चीजें रेडी रखना। ठीक है, संभावित परिवर्तनों के लिए तैयार रहना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें, हम कोई बड़ा सा फंक्शन लेके बैठ गए, कभी कुछ ऐसा आ गया कि सडनली आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है, सडनली उसको कुछ संभालने की जरूरत है। तो वहां पे एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से उस चीज को कैसे उस वक्त संभाल लेना, कैसे बदलना। कई बार ऐसा होता है कि जैसे टीचर्स को ड्यूटी दिए, एक टीचर को एक ड्यूटी दिए, दूसरे को दूसरी। अभी एक टीचर से कोई गलती हो गई, कुछ हो गया, दूसरा टीचर उसके सामने आके आपने ये नहीं किया इसलिए ये नहीं हुआ, इंस्टेड कि ठीक है मैम चलो हम ये कर लेते हैं वो। तो पेरेंट्स के सामने कैसे उस टाइम पे चीज को संभालना और उस प्रोग्राम को पूरा करना,
ये नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं, हम ये कर, कैसे चेंज करके उस चीज को संभालना, ये टीचर्स के ऊपर होता है। जब भी प्रोग्राम के अंदर जहां जरूरी पड़े उसको चेंज करके संभालना, और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना आपस में, टीचर्स का पेरेंट के साथ, पूरे प्रोग्राम के अंदर एक माहौल बना रहना चाहिए, एक स्मूथ गोइंग होना चाहिए प्रोग्राम का। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। लास्ट आता है कार्यक्रम के पश्चात, जब हमारा प्रोग्राम हो गया खत्म, ठीक है, उसके बाद हमेशा हमारे यहाँ पे एक रिपोर्ट बनती है। कोई भी कार्यक्रम हो जाता है उसके बाद एक रिपोर्ट बननी चाहिए। हमने कब, उसके रिपोर्ट के अंदर जो टीचर इंचार्ज होती है ना, जिसको ड्यूटी सौंपी होती है, कि उसको आखिरी में रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्ट के अंदर टीचर लिखते हैं कि हमने ये प्रोग्राम तय किया था, इसकी नोटिस इस दिन गई, पेरेंट्स को इस तरह से इन्फॉर्म किया गया, उस नोटिस की कॉपी उसके साथ में लगती है फाइल के अंदर। उसकी तैयारी के लिए क्या क्या किया गया, फोटोग्राफर को बुलाया गया, यदि मेडिकल कैंप था तो डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयों की व्यवस्था की गई, टेबल वगैरह जितनी चीजें होती है मतलब तैयारी की, वो सारी। यदि कोई कंपटीशन रखा था तो उसके नियम क्या थे, उसके जजेस कौन थे, कहाँ से आए थे, किस तरीके से किया, कौन कौन से पॉइंट, जजमेंट शीट कैसे बनाई, जजमेंट शीट की कॉपी उसके साथ रखी जाती, वो सारी चीजें उसमें लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाने के साथ में मतलब जो जो चीजें की, कैसे की, वो लिखा। उसके बाद पूरे प्रोग्राम में जहां पता चला कि ये गलती हुई, नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो वहां वो टीचर नोट करती है कि हमने इस बार किया, हमने ये यदि चीज पहले बताई होती या ये चीज का हम इंजाम इसके साथ रखते तो ये ज्यादा बेटर था। तो जहां कमियां थी वो नोट करना, कि नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह का फंक्शन हो तो ये चीज रेडी होनी चाहिए, ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, या इसका इन्फॉर्मेशन पहले से पेरेंट को होना चाहिए। तो वॉट एवर प्रोग्राम के अंदर आपको लगते हैं ड्रॉबैक्स थे तो उसको नोट किया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हर साल एक्टिविटी इंचार्जेस बदलते हैं, तो हर एक्टिविटी इंचार्ज जो नया आता है नए साल, तो मैं उसको पिछले साल वाली फाइल उनके हाथ में देती हूँ। तो वो क्या करते हैं, पलट के पूरी पढ़ते हैं, उसके अंदर जितने रिपोर्ट्स होते हैं वो देखते हैं कि हाँ लास्ट टाइम ये था, यहाँ पे ये सजेशन लिखा है, तो इस बार जो भी इंचार्ज है वो इसको करते हैं, तो उससे पहले वो देखते हैं, सजेशंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कार्यक्रम का रिपोर्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद अभिभावकों को धन्यवाद देना, प्रोग्राम खत्म हो गया, हमने उनके साथ कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे एक थैंक्स लेटर या एक थैंक्स मैसेज पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए। पेरेंट्स को लगना चाहिए कि हमने जो भी कंट्रीब्यूट किया है उसकी कीमत स्कूल को है। तो एक थैंक्स नोट स्कूल के लेटर हेड पे या स्कूल के ग्रुप में या वॉट एवर वे जिस तरीके से आप दे सकते हैं, एक थैंक्स नोट जरूर उन तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि जो कार्यक्रम का प्रेस नोट है या फोटो है या वीडियोज है, न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए भेजना, मैगजीन वगैरह जो छपती है उसमें भेजना, उसके पेरेंट्स तक उसके फोटोज, उसकी इंफॉर्मेशन, हमारे अब तो ग्रुप होते हैं तो ग्रुप के अंदर एक प्रॉपर डिटेल फोटोज बहुत सारे लगा के उसके अंदर उसकी डिटेल लिख के कि ये प्रोग्राम ऐसे था, ये विनर्स के फोटोज के साथ या उसकी इंफॉर्मेशन वॉट एवर वे, कि उसके जो फोटोज हैं, क्योंकि हम बच्चे का जो भी होता है, बच्चा हर साल बड़ा होता जाता है, 2-3 साल में बच्चों में बहुत चेंज आ जाता है, तो वो जो फोटोज और वो जो भी चीजें होती है वो उनके लिए लाइफ लॉन्ग चीज है। हमारे लिए हर साल आते हैं, हर साल के फोटोज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पेरेंट्स के लिए उन चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ठीक है, वो चीजें पेरेंट्स तक पहुंचाना, उनके वीडियोस हमने यदि बनाए तो वो पेरेंट्स तक पहुंचाना। टीचर को ये लगता है कि मेरे फोन में बहुत सारा हो गया, डिलीट कर डालो, लेकिन बिफोर डिलीटिंग आप पेरेंट्स को मिला है कि नहीं कंफर्म करिए, उनको पेस है उसके बाद आप डिलीट करिए, तो क्योंकि उनके लिए लाइफ लॉन्ग चीज है, वो लाइफ लॉन्ग मेमोरी है, तो ये चीजें उनके पास रहेगी। ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह में यदि हम डाल सकते हैं उसको तो सोशल मीडिया पे, ताकि पेरेंट्स वहीं से डायरेक्ट उसको कॉपी कर ले। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम को शुरू से लेके आखिरी तक कैसे पेरेंट्स की हेल्प और कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं, मैंने कोशिश की आज इसमें ये सारी चीजें करने की। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, एक तो आज यदि इसमें कहीं आपको लगता है कि मेरे पास कोई चीज छूट गई तो आप उसको ऐड करके बताइए, या आपके पास कोई और तरीका है, या आप पेरेंट्स के साथ कुछ करते हैं जो चीज बाकी लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है, तो आपसे जानना चाहूंगी। मैम, हम लोगों को एनुअल फंक्शन करना है, तो एनुअल फंक्शन किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसमें टीचर्स का क्या रोल हो सकता है, उसके साथ साथ पेरेंट्स को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से किस किस टीचर को क्या, आपने बहुत सारी चीजें संक्षेप में बहुत कुछ बताई हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें भी कुछ हमारे टीचर्स को सजेशन मिले कि किस तरह से एक एक टीचर क्या क्या रोल निभा सकता है।
ठीक है, देखिए जो मैं करती हूँ मेरे स्कूल में, मैं आपको उसी तरीके से बताती हूँ। जैसे हमारे यहाँ जी प्राइमरी सेकेंडरी का साथ में होता है, हम लोग क्लास वाइज करते हैं। प्राइमरी में जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड है, 3 क्लास है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से एक डांस बनेगा। 3 टीचर है तो 3 में से कोई 2 टीचर डांस की जिम्मेदारी लेती, और एक टीचर जो नॉन पार्टिसिपेंट है, जो बच्चे डांस नहीं करते, उनको संभालने की जिम्मेदारी लेती है। तो ये टीचर्स की ड्यूटी बढ़ जाती है, सारे टीचर्स जितने 1 to 7 के सबकी ड्यूटी में आ जाता है। जो एक्टिविटी टीचर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेकोरेशन करना, और जितने प्रॉप्स जरूरी है, जो भी प्रॉप्स लगेंगे डांस के अंदर, बच्चों को जो भी साथ में कुछ बस बनाना है, कुछ गाड़ी बनाना है, कुछ चीजें बोर्ड्स दिखाना है, जितनी भी चीजें प्रॉप, तो वो 2 टीचर जिम्मेदारी लेती है, एक्टिविटी टीचर्स, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। हर टीचर अपना जो भी प्रॉप है वो एक लिस्ट बना के कि मुझे ये चीजें चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये करते हैं कि जिनसे ड्रेस वगैरह लेना है, एक बार जब डांस डिसाइड हो गए, टीचर्स डिसाइड हो गए सबकी ड्यूटी, तो जिसको डांस की ड्यूटी दी है, जैसे सपोज मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का डांस कर रही हूँ, तो मुझे अपने लिए क्या कॉस्ट्यूम चाहिए, तो मैं मतलब प्रिंसिपल के रूम में आएंगे जो ड्रेस वाले हैं, उनके साथ बैठ के, प्रिंसिपल के साथ बैठ के डिस्कशन करके हम ड्रेस वगैरह फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उसी टीचर की ड्यूटी है, बच्चों की लिस्ट बनाना। हम फिर एक लिस्ट, मतलब ब्लैंक लिस्ट निकाल के देते हैं, कौन कौन से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके सामने हम 3-4 कॉलम खाली छोड़ते हैं। उसके अंदर ये होता है, टीचर बच्चों के नाम लिखती, सबसे पहले ड्रेस का मनी कलेक्शन तो टीचर वहां नोट करेगी, फिर बच्चों को ड्रेस दिए, जब बच्चे ड्रेस वापस करते हैं तो टीचर उसी के सामने टिक करेगी। ऐसे आ गए तो मतलब एक ही उसमें 3-4 कॉलम होते हैं, तो वो शुरू से बच्चे के पार्टिसिपेशन से लेके एंड तक, खत्म होने तक, तो जी सारी चीजें हमारे पास ऑन पेपर क्लियर रहती है। हम ये करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जिस दिन फंक्शन है, उसके लिए 3 दिन पहले ड्यूटीज की लिस्ट बन जाती है। जैसे जितनी टीचर डांस में है वो अपने बच्चों के साथ रहेंगे, वो उनको तैयार करेंगे, वहां बिजी है। जो टीचर नॉन पार्टिसिपेंट्स के साथ, जिनकी उनकी ड्यूटी अलग अलग जगह लगती है, कि स्टेज पे 2 साइड विंग होते हैं, तो 2 विंग में उनकी ड्यूटी, उनके साथ में जो भी प्यून रहेंगे उनकी ड्यूटीज, उनका काम यही है कि बच्चों का एक डांस गया, उसका दूसरे डांस के बच्चे आना, इनको निकालना, और स्टेज पे उसके अलावा और कोई क्योस ना हो, तो 2 टीचर की ड्यूटी वहां पे होती है। एक टीचर की ड्यूटी बैक स्टेज होती है, जहां से बच्चे एंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे प्रोग्राम के लिए, तो वो सिर्फ उसी एक को एंटर होने देते हैं जिसका नेक्स्ट फंक्शन है, उसके अलावा कोई अंदर एंट्री नहीं होगी। तो वो उससे क्या होता है कि सारी चीजें प्रॉपर वे में, कोई भी कहीं भी नहीं घुसता है, प्रॉपर वे में काम करती है। उसके अलावा जो मतलब सारा जब प्रोग्राम चल रहा है, उसके टाइम पे उसके साथ में कौन ये करेगा, म्यूजिक बजाना है, वो देना वगैरह है, तो उसकी एक टीचर की ड्यूटी होती है। सारे टीचर अपने सॉन्ग इकट्ठे करके एक पेन ड्राइव बनता है, वो उनके पास होता है, और वही पूरा हर एक सॉन्ग को चालू करना, बंद करना, कब कौन सा माइक चालू करना है, तो वो सारी जिम्मेदारी एक ही टीचर को दी जाती है। तो ये सारी ड्यूटीज पहले से लिख ली जाती है। उसके बाद जैसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले यदि आरती पूजा वगैरह हम जो रखते हैं, तो उसकी 2 टीचर को ड्यूटी दी जाती है कि आपको शुरुआत से, प्रोग्राम से पहले सारी अरेंजमेंट करना, मूर्ति और उसका डेकोरेशन, उसकी पूजा की सामान तैयार करना, पूजा खत्म हो जाए उसके बाद किस तरीके से आप उसको रखेंगे, और वो सारी चीजें वापस मूर्तियां जहां से ली थी वहां पहुंचाना, तो वो पर्टिकुलर 2 टीचर की ड्यूटी पूरा आखिरी तक उनको देखना है। हाँ, तो ये हम ड्यूटी लिस्ट, हर एक काम की इस तरह से ड्यूटी लिस्ट। यदि आप कॉस्ट्यूम सेम डे कलेक्ट करना है, तो 2 टीचर की ड्यूटी की कॉस्ट्यूम कलेक्ट करने के लिए बैठेंगे, तो हर टीचर अपनी जो लिस्ट बनी हुई है एनुअल फंक्शन से बच्चों के नाम की जिन्होंने ली थी, उस लिस्ट की एक जेरोक्स करके उनको दे देते हैं। टीचर ओरिजिनल अपने पास रखते हैं, एक जेरोक्स करके जो कलेक्शन है कॉस्ट्यूम का, तो वो जो 2 कॉस्ट्यूम कलेक्शन करने वाले, वो बच्चों के नाम के सामने कॉस्ट्यूम लेके कलेक्ट करके उसको रखेंगे। तो वो यदि उसी दिन मतलब फंक्शन के साथ में कॉस्ट्यूम कलेक्शन है, तो वो उसकी लिस्ट देके वो ड्यूटी अलग दी जाती है। प्रॉप्स को स्टेज पर ले जाना और स्टेज से वापस प्रॉप को ग्रीन रूम तक रखना, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्यून या एक उसको ड्यूटी दी जाती कि प्रॉप्स एज इट इज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें टूट जाती, बच्चा मतलब हमने रेडी किया लेकिन जब स्टेज पे ले जाने का टाइम आया तब चीज टूटी हुई है, चीज अवेलेबल नहीं है, तो वो चीजें प्रॉप्स कौन संभालेगा, ये छोटी छोटी चीजें होती है। जी जी, नहीं बहुत जरूरी होती है मैम, एक एक चीज का ध्यान रखना। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यदि यही गड़बड़ हो गई ना, तो पूरा का पूरा मजाक करकरा हो जाएगा, सिस्टमेटिक कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर आपकी। जी जी, उसके बाद वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कौन करेगा कब, उसके लिए वैसे तो हम बाहर से बुलाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी किसका फोटो कब लेना है, क्योंकि बाहर का पर्सन आया वो पहचानता नहीं है सबको, कब कहाँ फोटोग्राफ लेना है, क्या चीज
चीज, तो वहां पे एक टीचर की ड्यूटी की वो फोटोग्राफर के साथ रहेंगे और उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि अभी यहाँ पे इसकी फोटोग्राफी होना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पहुंचना है, ये करना है। ठीक है, आई होप मैंने काफी सारे। इसके अलावा एक और जिम्मेदारी देते हैं हम लोग कि एक तो जो गेस्ट आए या पेरेंट्स आए तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट संभालना। तो उसके लिए हम 8 या 10 टीचर, मतलब 10-12 टीचर होते हैं और उनकी ड्यूटीज बता देते हैं कि पहली 4 रो को ये टीचर संभालेगी, अगली 4 रो को ये टीचर संभालेगी। उस रो के अंदर कोई भी क्योस ना हो, वो देखने का काम उस टीचर का। वहां पे भी ड्यूटी बटी होती है कि कौन किस एरिया में पेरेंट्स को संभालेंगे। जो गेस्ट आए हैं, सिर्फ गेस्ट की सिटिंग अरेंजमेंट और गेस्ट का आना जाना, उनको यदि कोई मोमेंटो देना है, फूल हार देना है, उसकी पर्टिकुलर ड्यूटी एक टीचर को दी जाती है। सॉरी। उसके अलावा जब मतलब प्रोग्राम चल रहा है उसके बाद बच्चे जो है वो पेरेंट्स को हैंड ओवर करना, कहाँ से होंगे, कैसे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि बार बार अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, वो नहीं। इसका एक सिस्टम होता है, पेरेंट्स को पहले से क्लियर बता देना कि ये फंक्शन खत्म होगा, इस जगह पे आपके बच्चे मिलेंगे और आपका सॉन्ग खत्म होने के 10 मिनट के अंदर आपको बच्चे अपने ले लेना है। तो वो किस जगह, वो जगह तय करना वो डांस इंचार्ज की जिम्मेदारी और बच्चे पेरेंट्स को देना है डांस। तो ये सारी चीजें पहले से तय होती, कौन किस काम को कब करेगा। उसके अलावा जो गेस्ट हैं उनके लिए पानी पिलाना, उनको उनके लिए जो भी चीजें अवेलेबल करवाना है। पेरेंट्स हैं तो उनको यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनको मतलब बताना कि कौन कहाँ जा सकता है, किसकी कहाँ तक लिमिट है, पेरेंट्स कहाँ तक जा सकते हैं। तो पर्टिकुलर ये ड्यूटीज बांटनी पड़ती है और ये जिम्मेदारी टीचर्स को देनी होती है। बहुत आई होप टीचर्स आप सबको क्लियर है। हाँ, नहीं हो जी जी मैम, नहीं बहुत कुछ समझ में आया इस चीज से। समझ जी, एक बहुत बड़ा टास्क है और इसको जी कर पाना आसान नहीं है। सही बात है। सबके सहयोग से ही हो सकता है, बिना टीचर के सहयोग से इतना बड़ा कार्य नहीं हो सकता। मेन नहीं, भूमिका बिल्कुल टीचर्स नहीं। की ही जी, क्योंकि Sure. वो ही जी। थैंक यू मैम। जी, मैंने अभी यही कहा कि टीचर्स जो होते हैं वो आंखें, हाथ, कान सब कुछ है और उनकी उनसे ही स्कूल चलता है, उनके बिना नहीं चल सकता है। जी राजेश जी। राजेश जी। जी जी, नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते सर। जी। सर मैं आपकी भी कमेंट चाहूंगी, यदि कुछ डिस्कस करना है फिर हम टीचर्स से पूछे। नहीं नहीं मैम, आज तो मैं पूरे समय रहा और देखता रहा कि आज वाकई, चूंकि आज आखिरी मीटिंग है तो बहुत गंभीरता से आपने एक एक चीजों, एक एक पॉइंट को बताया। कुछ सारे पॉइंट तो ऐसे थे कि कैसे काम करवा सकते, पेरेंट्स को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते। ये बहुत बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि उनका इन्वॉल्वमेंट होने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे आपने कहा एक दिन हम उनको टीचर ही बना दें तो वो समझे कि वाकई टीचर का कितना काम है, कितना वैल्यूबल है, जो वो नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा लगा मुझे आज आज आपने जो बताया। और टीचर्स को मैंने बोल दिया था कि लास्ट है आपकी मीटिंग, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सीखने मिलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं। बहुत अच्छा मैडम। तो आज लास्ट हो रहा, नहीं तो ऐसा लगता है सीखते रहो आपसे बस। बहुत सारा काम करना है इस क्षेत्र में। जी आप जो अनुभव अपना साझा करते हैं ना, वो बहुत जी वैल्यूबल है। वो तो जी मतलब उसकी कोई वैल्यू वो ही नहीं है, इतना अनमोल है। टीचर्स को समझना चाहिए जो जो पॉइंट आपने जी डिस्कस किए ना, कितने सादगी से ये चला जी सकते हैं बिल्कुल। स्कूल को, अपनी क्लास को। मैडम हमारे यहाँ क्या है कि शोर बहुत होता है। मैं अपनी टीचर्स को बोलता हूँ कि या तो आपका डर नहीं है क्लास में, या सारे बच्चे शैतान हैं, या आप उन पर पे अटेंशन नहीं है, कहीं तो कुछ है। इसके जी लिए क्या करें मैम? बहुत शोर होता है, बहुत शोर। जी, अभी यदि आपने शुरुआत में सुना हो तो मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट में पहले 2 उसमें समझाया है। काफी सारे तरीके हैं जिससे ये शोर कंट्रोल हो सकता है। मैंने बताया था जैसे तो हमारे ठीक यहाँ है। हिंदी के टीचर, हिंदी का पीरियड, उससे पहले उनको पोयम बोलना है, मैथ्स के पहले उनको टेबल्स बोलना है, संस्कृत के पहले उनको श्लोक बोलना है। तो आप बच्चों को जाने से पहले काम देके जाइए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं एंटर हूँ, मेरे पीरियड से पहले ये चीज क्लास में चालू होनी चाहिए, आप लोगों को ये बोलना है। तो काफी सारे मतलब ऐसे रूल्स बना दे, और नहीं किया तो देन थोड़ी सी पनिशमेंट।
बच्चों के लिए कि आपने ये नहीं किया तो अभी खड़े हो जाइए, 5 मिनट खड़ा रखिए, थोड़ा सा जो उनको ना पसंद हो ऐसा करे तो नेक्स्ट टाइम से अपने आप फॉलो करने लगते हैं। जी जी मैम, बहुत जरूरी है क्योंकि वो काम और अलग क्लासों को भी डिस्टर्ब करता है। जी बिल्कुल। अब चूंकि आज टीचर ने समझा होगा तो मैं मंडे से चाहूंगा, इनसे पूछूंगा कैसे मैनेज कर रहे हैं, मुझे बताइए। ठीक है। जी मैम। जी धन्यवाद राजेश जी। मैं टीचर्स आपसे शॉर्ट में थोड़ा सा सबसे चाहती हूँ कि आज जो किया, मतलब मैंने आपसे पहले ही पूछा कि आपकी तरफ से कोई यदि सजेशन हो, हम पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। आशा जी। जी मैम। जी जी मैम, तो आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। जो आपने कार्यक्रम के बारे में बताया है, उसमें जी ड्यूटी तो हम लोग लगाते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है लास्ट में। बहुत देखिए, अच्छा हर एक लगा। टीचर को ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा स्कूल है और ये मेरा काम है ना। टीचर्स अपने आप अंदर से जब तक डेडिकेशन नहीं आता है ना, तब तक वो काम नहीं होता है। ओके मैम। स्कूल टीचर से ही चल। जवाबदेही साझा कर ऐसा पैसों के संपर्क में रहना या उनको मैसेज करना, और मतलब अभिभावकों को भागीदारी बढ़ाना, उनको बार बार स्कूल में बुलाना। जी ये सब आपने आज बहुत अच्छा मैनेजमेंट बताया है कि अभिभावकों से संपर्क बनाए रखें और बच्चे की जानकारी उनको बताते रहें कि मतलब बच्चा किस तरह, कौन से विषय में अपना बच्चा कमजोर है। और सबसे बड़ी बात ये बताई कि पेरेंट के 1 महीने पहले उन पेरेंट्सों को बुलाना है और बताना है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये बात बहुत अच्छी है। जी और उसके बाद पेरेंट्स रखें। ठीक है मैम। थैंक यू यशोदा जी। रेवती जी। रेवती जी प्लीज अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे आपने पेरेंट्स मीटिंग का बताया तो हम लोग करवाते तो थे, पर जैसा आप बता रही हैं ऐसा नहीं करवाते थे, पर जैसा आपने बताया अब हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वैसा ही करें। और जैसे इस शाला में अक्सर का है तो इसमें कक्षा में सहायता या कार्यक्रम स्वयं सेवक का, ये सब कुछ मैम बताया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी थैंक यू रेवती जी। प्रियंका एंड अस्मिता जी। जी जैसे किस अभिभावक से कॉल पर बात करनी है, किसको मैसेज करना है, और किससे मिलके बच्चे की जानकारी देना है। और जैसे आप मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में जानकारी देना। और जैसे बच्चे की जानकारी डायरी में लिखना ताकि आप क्या करना है। और अगर बच्चे से कोई गलती हुई और उसको बताना है। और जैसे आपने बताया, जैसे बच्चे कुछ लिखते हैं तो जैसे थोड़ा सा लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे तो मतलब पूरा सेंटेंस लिखना। ये मतलब अभिभावकों को समझाना कि बच्चों को ऐसा पढ़ाए। और मतलब सकारात्मक
बातचीत करना, जैसे कुछ भी है, अगर जैसे के बारे में एकदम से नहीं बोलना तो बोलना है कि सुधार हो सकता बात की। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैम। नमस्ते। वो आज के मतलब आज की मीटिंग में हम लोगों ने ये सीखा कि पेरेंट्स मीटिंग में हमें कैसे बात करनी चाहिए, कि जैसे बच्चे मतलब धीरे धीरे लिखते हैं तो उनके मम्मी पापा से बोलना चाहिए कि उनको एक घर पे एक टाइम दो, और फिर मतलब उनसे कोई भी क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो ऐसे में उनकी स्पीड बढ़ जाए। हमारी क्लास में भी तो ये बताएंगे हम उनको, उनके मम्मी पापा को। और मतलब कि मीटिंग जब करते हैं तो हाँ थोड़ा ही बोलना चाहिए और अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, ये सीखा हमने आज। जी थैंक यू वेरी मच। रुचि जी। फर्स्ट ऑल ऑफ मैम, थैंक यू मैम। काफी अच्छा मुझे आपसे सीखने को मिला 2 साल में, जब से आपकी मीटिंग से मैं अटेंड हुए, तब से मैम बहुत कुछ सीखा मैंने, और आज भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैम मैं जैसे आप बताती है मैं वैसे ही पूरी करने की कोशिश करती हूँ, और अभी तक मैंने वैसे ही किया जिस तरह से आपने बताया है। आगे भी मैं वैसे ही करूंगी जैसा आप मतलब सिखाते हो हम लोगों को। और मैम एक ईमानदारी के साथ ही मैं करूंगी, क्योंकि हमारे अंदर ईमानदारी होगी तभी हम ईमानदारी से कोई काम कर सकते, तभी हम भी सक्सेस हो सकते हैं। बिल्कुल। एक ईमानदारी के साथ मैं अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊंगी, हैंडल करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। पेरेंट्स को भी मैम मैं समझने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैम 1-2 पेरेंट्स ऐसे निकल जाते जो बहुत मुश्किल होता मैम उनको समझाना, क्योंकि वो मैम बच्चों की गलती नहीं समझ पाते अपनी। उन्हें ये लगता हमारा बच्चा सही है, उनका बच्चा सही जी बोल रहा है, तो मैम फिर ज्यादा हम कुछ नहीं बोल पाते, उनसे यही बोल देते हैं ठीक है आपका बच्चा आगे से समझदारी से काम लेगा, और कुछ नहीं बोल जी पाते हम उनसे। जी थैंक यू बिल्कुल मैम, सही थैंक बात यू है। वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को आपने एक्सेप्ट किया है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगी। हर टीचर को ये सोचना चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम अच्छे टीचर तभी हो जाएंगे। जी बहुत मैम, बढ़िया। थैंक यू जी मैम। थैंक यू। जितेंद्र जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हमें आज आपने जो अभिभावक से सहयोग के तरीके बताए हैं मैम, बहुत ही अच्छे हैं मैम। सकारात्मक बातें करना उनसे, और मतलब उनको प्रत्येक कार्यक्रम में इन्वॉल्व करना, आमंत्रित करना साला में उनके लिए। और जैसे वो जिस फील्ड में रहे हैं तो जी उससे अपन उनको मतलब स्कूल में वर्ग करवाना उनको, जिससे स्कूल का नाम और अपनी जान पहचान आगे बढ़ेगी उनसे। जी और जो भी कार्यक्रम करते हैं तो उसको मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे मतलब फोटो वगैरह वीडियो वगैरह भेजना। जी और जो बच्चा जिस चीज में कमजोर है विषय में, उसके बारे में फिर बात करना। और अपन को उनसे ऐसी बातें नहीं करना जिससे माहौल गर्म हो। जी बोल रहे हैं तुम्हारो सर को उसके बाद में कार्यक्रम की योजना तैयार करना, पूरी कार्यक्रम का तय करना, कार्यक्रम की रिपोर्ट बनाना, ये सब बातें मैम आप यहाँ सिखाएं। थैंक यू मैम। जी थैंक यू जितेंद्र जी। कंचन जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसे तो मैं पेरेंट्सों के बहुत ही क्लोज रहती हूँ, सारे पेरेंट्सों के। जो मैं फर्स्ट क्लास छोड़ चुकी हूँ, KG 2 पढ़ाती थी, जो फर्स्ट में आ गए हैं, तो मैं अक्सर सभी के कॉल मेरे ही पास आते हैं। और मतलब अभी भी बात होती है, जो अभी न्यू बच्चे के मतलब पेरेंट्स हैं, जो न्यू बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, जी अक्सर उनका बात मतलब होते ही रहती है हमारी। कुछ भी ऐसे जी पेरेंट्स कॉल करते हैं, 20-20 मिनट करते ही जाते हैं, बात कहते मैम फोन रखने का मन ही नहीं करता आपसे, ऐसा लगता है बात। तो
कहते हैं मतलब सब तारीफ करते हैं पेरेंट्स की, मतलब हम मतलब माँ की तरह एक मैम भी मिल गई है। और मैम जी, हमें बहुत आपकी एक बढ़िया। चीज लेटेस्ट लगी कि जो मतलब जैसे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो पेरेंट्सों के लिए इनवाइट करें और एक पेरेंट्सों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि हाँ आप क्लास मतलब आप संभालेंगी, आज की टीचर साफ हैं। तो इसमें समझ जी में भी आता है कि मतलब टीचर्स का भी कितना बड़ा वो रहता है। जी और ये जी, बात करने का थैंक यू तरीका वेरी। भी बताया मैम आपने। तो मैम सबसे बड़ी डिग्री मायने नहीं रखती है, जब अपन टीचर्स है टीचर्स की वैल्यू के हिसाब से बात करें कि वो, क्योंकि अपन टीचर्स है और अगर पेरेंट्स की तरह बात करेंगे तो टीचर्स और पेरेंट्स में क्या वो रहेगा, कुछ अंतर तो होना सही चाहिए उनमें, है ना। सही है। डिग्रियां मायने नहीं रखती हैं, जो लैंग्वेज का तरीका रहता है पेरेंट्स से बात करने का जी वो ज्यादा मैन होता है। इसलिए मैं बिल्कुल। अदर लैंग्वेज यूज नहीं करती हूँ, आपस में चाहे कैसी बात करूँ, बट पेरेंट्स जब आते हैं तो मैं टीचर्स की उसी से ही बात करती हूँ कि हाँ मैं जी टीचर। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। जी बहुत बढ़िया कंचन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जैसे आपने बताया कि कब कब हमें कैसे और कब पेरेंट्स मीटिंग करनी चाहिए, तो बच्चों को ऐसा डिवाइड करना चाहिए कि हम किस पेरेंट्स से कितने टाइम में मिलें। ये बहुत अच्छा लगा कि हमें किस पेरेंट्स से कितनी बार मिलना है, कब जी मिलना है, और बच्चों को उनकी क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, तो ये सब नोट करके रखना। तो ये एक फाइल बनाई है मैम, उसमें हम लोग पेज लगाए हुए हैं एक, तो उसमें लिखते हैं सारे बच्चों की क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसमें अच्छाइयां हैं। तो इस चीज के बढ़िया। बारे में भी पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। जी वेरी गुड। थैंक यू मैम। जी थैंक यू साक्षी जी। अस्मिता जी एंड ज्योति जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम जैसा कि आज की हम अभिभावकों का किस तरीके से सहयोग ले सकते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते थे, एग्जाम होने के बाद या मंथली टेस्ट होने के बाद पेरेंट्स को बुलाते थे। तो अब जैसे आपने बताया कि बच्चों की कमी अपन को पहले ही पता चल जाए, एग्जाम के पहले ही, तो अपन उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे जो गलतियां बच्चे करते हैं तो अपन एग्जाम होने के बाद पेरेंट्स से बोलते कि इसने यहाँ पे गलती की, तो अपन पहले से वो गलती अपन को पता चल जी जाए तो अपन उसका पहले से समाधान कर सकते हैं। और जैसे जी अभिभावक का सहयोग आपने बताया हुआ है कि अभिभावक की किस तरीके से अपन स्कूल में उनका सहयोग ले सकते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो। और जब अपन पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो उसमें उनसे हमारे लिए सकारात्मक बातें करनी है, ना कि बच्चों की कमियों को बताना है। किस तरीके से अपन उसमें सही तरीके से उनके सामने अपनी बात भी पहुंच जाए और बच्चे में अपन सुधार भी कर सके, उनका सहयोग अपन कैसे। जी शायद कुछ टेक्निकल थैंक यू इशू। मैम। जी इससे गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, जैसे आपने बोला अभिभावकों से सहयोग, जैसे पहले आपने बोला कोई उचित तरीका चुनना, तो हम लोग मतलब ऐसे पहले करते थे तो, लेकिन अब आपने जैसे जैसे बताया हम लोग वैसे ही करेंगे। और पेरेंट्स मीटिंग हम लोग की मंथली टेस्ट के बाद ही होती थी और एग्जाम के बाद ही करते थे, लेकिन आपने बोला कि 1 महीने पहले करो, तो हम लोग ये भी करेंगे। और आपने जैसे कि बताया पेरेंट्स से थोड़ा सा ही समय लेना है, ज्यादा नहीं तो पेरेंट्स भी बोर होने लगते हैं और सेकंड मीटिंग में आप ना भी पसंद नहीं करते हैं। और जी बच्चों के बारे में सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव बोलना, नेगेटिव बोलो तो मतलब पेरेंट्स पे असर पड़ता है कि ये तो हमारे बच्चे की बुराई ही बुराई कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही नहीं बोल रहे हैं। जी और एक आपने पेरेंट्स को भागीदारी देना, जैसे कि हम लोग टीचर लोग हैं तो हम लोग तो दिन भर बच्चों को देखते हैं, लेकिन पेरेंट्स मतलब वो समझते ही नहीं है। जब तक हम पेरेंट्स को जिम्मेदारी नहीं देंगे, तो जैसे आपने बोला टीचर बनाना, तो इससे पेरेंट्स पर भी असर पड़ेगा और वो टीचर के बारे में भी समझेंगे थोड़ा। और मैम जैसे कि आपने बताया अभी हम लोग स्कूल में वार्षिक उत्सव हो रहा है, हमने भी बताया, आपसे पूछा भी, हम लोग को इसी बात की टेंशन थी कौन क्या करेगा, तो आपने ये बताया, तो थैंक यू मैम। थैंक यू धन्यवाद। सीमा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते।
मैम जैसे कि आपने बताया ना, पेरेंट्स के सामने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं रखना है अपने बच्चे के लिए, जी स्टूडेंट्स के लिए। हमेशा जी पॉजिटिव रखें, जिससे उनके मतलब अच्छा लगे उनको कि हम आगे भी अपने बच्चे के लिए कर सके। टीचर अगर करेगी तो मैं भी कर सकती हूँ। और आपने बताया है कि भागीदारी कैसे, मेरा भी बेटा है, उनके स्कूल में पता है कि युवराज की मम्मा की ड्राइंग अच्छी है, तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनवाना है तो उनको पता रहता है कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए इनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो मेरे पास जी कॉल आता है और मैं करती भी हूँ, उनकी हेल्प जी करती हूँ। जब भी कॉल जी आएगा मैं उनकी हेल्प भी करती हूँ। तो मैं भी आशा करूंगी कि मुझे भी पता होना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स किस में हैं, तो मैं उनकी बिल्कुल कैसे हेल्प ले सकूं अपने स्कूल के लिए, और मैं कैसे उनसे मतलब एक्सेप्ट कर सकूं कि वो करें ही मेरे लिए, कोई ना कोई स्कूल के लिए करें कुछ काम। तो आगे जो जी भी आपने सिखाया है उनको मैं करूंगी। देखते हैं कैसे हेल्प मिलती है मुझे, जी फॉलो जरूर करूंगी मैं। मिलेगी। ओके मैम, थैंक यू। आपने इतना अच्छा सिखाया है मैम, तो मैं उसी वे में यूज करूंगी तो जरूर मिलेगी मुझे। जी थैंक यू मैम। जी थैंक यू सीमा जी। रागिनी जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आपने तो बहुत पॉइंट बताया सीखने के लिए, वो सारा यूज करेंगे, लेकिन आपने ये बोला ना पीटीएम में जैसे नोट डाउन करनी पड़ती है बच्चों की कमियां, जी तो ये मतलब जब पीटीएम हो जाती तभी याद आता कि इस बच्चे के पेरेंट्स से ये बोलना था, ये बोलना था, ये भूल गए। जी तो ये वाली चीज इस बार करेंगे यूज, और सारी आपने जो बताई मैम बहुत सीखा आपसे। वो तो यूज करते लेकिन माइंड में आता नहीं है क्या क्या बताना है, क्या क्या बोलना है, इसलिए लेकिन यूज कोई बात करते नहीं, हैं। आपके स्कूल ओनर्स बताएंगे मुझे कि आपने कितना इम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। एक और है लेकिन वो नाम नहीं दिख रहा है, बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं। आई कैन नॉट रीड योर नेम, मालती। प्लीज कोई हेल्प। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपने आज बहुत अच्छा तरीका बताया कि जैसे हमने कोई कार्यक्रम रखा है तो उसमें बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना और पेरेंट्सों को कैसे करना है, तो जिससे उनको भी सीख मिलेगी और वो भी अपने उसमें लिमिटेड रहेंगे। और आपने बताया कि पेरेंट्सों जी से कैसे बात करना है और उनको कैसे उनके बच्चों के बारे में बताना है कि उनमें कौन कौन सी कमियां हैं, तो हम उसके बारे में अब आगे। मैम हम लोगों अभी 30 तारीख को स्पोर्ट डे का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, तो वहाँ जी अब हम लोग इस पर ध्यान देंगे। ठीक है। मैं अभी जी थैंक दुर्गा यू। रह गई, दुर्गा वो अपना मोबाइल चेंज करके बैठी हुई है। दुर्गा, दुर्गा है, पिंकी ओके है। जी दुर्गा जी, पिंकी जी, निशी जी भी बाकी है, प्राची जी भी बाकी है। जी हो गया था मैम, दुर्गा तो जी, बस पे वो रेवती मैम के इधर आते हैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैम आज बहुत कुछ सीखा है, मतलब टीचर में सहनशीलता रहना चाहिए। ऐसे ही तो पेरेंट्स आए हैं ना मैम कि मतलब आप मुझे क्रोध आ जाता है उनकी बात, लेकिन आपने बोला कि नहीं टीचर को सहनशीलता भागीदार, तो उनके नेगेटिव बात पॉजिटिव में लाना चाहिए। जी तो ये हमने बहुत अच्छा सीखा मैम। और जो मतलब की कमियां है तो उनको नोट डाउन करके रखो कि अपन पेरेंट्स को बता सकते। जी तो रेवती जी, आपकी अभी बात से मुझे एक बात याद आ रही है। क्या सॉरी मैं आपको मैम? डिस्टर्ब कर रही हूँ। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं शायद आपसे बात कर रही हूँ 2008 की बात कर रही हूँ मैं। आज से ऑलमोस्ट 14-15 साल पहले की बात कर रही हूँ। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड के किसी बच्चे पे शायद किसी बात पे गुस्सा हो गई थी। नेक्स्ट डे उसकी पेरेंट आके मेरे प्रिंसिपल के सामने बैठी एंड देन शी टोल्ड कि सर पढ़ाना तो मैं भी जानती हूँ, पढ़ा मैं सकती हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मैं बच्चे को पढ़ाती नहीं हूँ या मैं टीचर नहीं बनती। तो जो टीचर है आपके, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस दिन मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा था कि वो पेरेंट बिल्कुल सही है। यदि आप अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सकते, आप खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते, तो आप दूसरे बच्चों को क्या सिखाएंगे। एज अ टीचर आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। ही टॉट मी दैट डे कि बोले आज पेरेंट्स आपको सिखा रही है, आप सीखिए। ठीक है। नहीं मैम, वो क्या था कल सर भी थे सामने, वो पेरेंट्स आए, वो बोले मैम मैं ही सिखाती हूँ, जो कुछ है मैं अपने बच्चे को मैं ही सिखाती हूँ, मतलब टीचर कुछ नहीं सिखाती हूँ। तो
तो इस पे सर ठीक भी है ना, बोले उनके थे मैम। बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेट इट भी, उनको बोलिए बिल्कुल आप हमको भी सिखाइए, बताइए उनको कोई बात नहीं। ठीक है मैम, इसलिए थोड़ा सा सर भी थे सामने और भी टीचर थे, लेकिन उसको लेकिन मैं उनको बोलिए कि थोड़ा ठीक है आप हमको भी सिखाइए, सा और भी बच्चे मैं देती हूँ आपको। मैम मैंने भी ये बोला था कि मैम को अंदर ले जाती और मैंने बोला था अंदर ले जाके पूछती कि मैम थोड़ा सा कुछ आइडिया आपसे भी मिल जाएगा, शायद मुझे मुझे जो नहीं आता है आप पढ़ाती सही हैं, है आपके पास भी आइडिया होंगे, हो सकता है कि जी जो आपके पास वो मेरे पास नहीं है, कुछ आपसे भी सीखने मिल जाए। जी हमने कहा बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, आपको मत करना था, इस जगह ये पे खड़े तरीका होके तो अच्छा मैं लगा मैम, आपने समझा रही बोला टीचर डे पे आप मतलब पेरेंट्स को ही जरूर बनाना चाहिए टीचर। जी 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 थैंक यू दुर्गा जी। निशी। निशी अग्रवाल जी। मैम सॉरी, अनम्यूट था। मैम पेरेंट्स से जी बॉन्डिंग बोलिए। तभी अच्छी होगी अगर हमारी बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो मेरी बच्चों के साथ भी बॉन्डिंग अच्छी है और पेरेंट्स के साथ भी। मैम लेकिन अगर वेरी गुड। बच्चों को पनिशमेंट मैं देती हूँ तो मुझे दया आ जाती तो बिठा देती हूँ और फिर मारती भी नहीं हूँ, इसलिए। देखिए पनिशमेंट हमारी क्रिएटिव होनी चाहिए, बच्चे कुछ सीखें कुछ करें, ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए। कभी भी पनिशमेंट मतलब हम उनको कोई गुनाह की सजा नहीं दे रहे हैं, हम उनको जी सिखा मैम। रहे हैं, तो पनिशमेंट हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए। जी मैम। जी। अभी कौन बाकी है। पिंकी पिंकी। पिंकी जी। नमस्ते जी मैम। प्राची जी। जी पिंकी जी नमस्ते। वो पेरेंट्स मीटिंग में अब पेरेंट्स को बुला के जैसे कि बच्चों को अपन होमवर्क देते हैं या क्लास पर करवाते हैं, तो पेरेंट्स के यहाँ से शिकायत आती है कि पहले मैम आप बच्चों को समझा होमवर्क दिया करो। ऐसा तो नहीं है मैम कि आप समझाते नहीं होंगे, पहले होमवर्क दे देती होंगे, ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको थोड़ा। पिंकी जी देखिए, कभी भी पेरेंट्स कुछ बोलते हैं आप उसको सही है वो ऐसे मत मान लीजिए, उसको अपोज में मत लीजिए। आप पेरेंट्स को बताइए कि हमने समझा के दिया, और यदि आपका बच्चा नहीं समझा तो बच्चे से बोलिए वो फिर से पूछ ले, हम उसको फिर से समझाएंगे। वो 10 बार पूछेगा, हम 10 बार समझाने को तैयार है। अब कॉल किया था, हमने उनको क्या बोला था कि पहले आप बच्चों से ना समझाते हैं, वो तो याद नहीं कर ध्यान नहीं रखता ना कि क्या समझाया मैम ने। नहीं नहीं, कहीं वो कुछ नहीं मन पढ़ाते, मतलब हम ही पढ़ाते हैं तभी वो समझ में आता है उसको, कहीं स्कूल से कुछ नहीं समझ आता, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, उनके बोलने से फर्क नहीं पड़ता है। आप बच्चे से स्कूल में पढ़ाने के बाद एक बार कंफर्म करिए। मैं ये करती हूँ, जहां मुझे लगता है कि बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, उस वक्त बच्चे से पूछिए कि आपको कितनी बात समझ में आई, उसकी आपने बुक, क्या सीखा। हाँ जी सर, और बुक्स बुक्स ने सारी फाड़ ली है। अब कुछ भी पेरेंट्स पूछते हैं उसका तो बुक में से कुछ पूछते नहीं है। अब बुक में वो कॉपी वगैरह रहती है तो वो कॉपी कोई दूसरे दिन को दूसरी कॉपी लेके आता है, दूसरी दिन कौन सी कॉपी, तो अब ऐसे में समझ में भी नहीं आता पेरेंट्स को क्या। उसके लिए आप ये काम करिए, जो नोटबुक आप चेक करते हैं बुक करते हैं, आप अपनी साइन करके डेट लिखिए, अपनी सिग्नेचर ऐसा करके डेट रखिए, तो जब फटेगा तो पेरेंट्स को बताना कि मैंने इस दिन साइन किए, देखिए वो पेज कहाँ है। आप अपना पॉइंट स्ट्रांग करिए पेरेंट्स के सामने रखने के लिए। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू पिंकी जी। जी प्राची जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम आपके बताए हुए सारे पॉइंट मुझे अच्छे लगे काफी। मैं ये ट्राई भी करूंगी पीटीएम में जो आपने बताया कि पेरेंट्स को किस तरीके से समझाएं और उनके बच्चों की गलती ना बताते हुए उन्हें किस तरीके से मतलब बताएं कि उन्हें समझ में भी आए कि हमारा बच्चा ये कर सकता है और उसे कोशिश करें कि हम उन्हें समझा सके अच्छी तरह से। जी जी मैम। मैम आपके बताए हुए सारे मुझे अच्छे लगे बिल्कुल। थैंक यू प्राची जी। थैंक यू।
जी नीरज जी, मुझे लगता है हमने सबसे बात कर ली। जी मैम। और हमें लगता है समय सभी से पूरा संपर्क हो चुका है और संवाद भी हो चुका है। जी अगर मौजूदा शिक्षकों में यदि किसी के लिए कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी समारोह चला है स्कूल का। तो अगर कोई बात यदि पूछने से रह गई हो या समझ में नहीं आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जी चलिए, हमें लगता है कि किसी की कोई क्वारी नहीं है। हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस अंतिम सत्र को यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि हमारे ग्रुप ऑन रहेंगे, उसमें जो भी आपकी एक्टिविटी है या जो भी आपका वर्क है उसको आप बराबर करते रहिएगा। हो सकता है समय समय पे बहुत ही जरूरी और आवश्यक सूचनाएं आपके लिए प्रेषित की जाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो उसका अवलोकन भी आप समय समय पे जरूर करें। तो इसी मैसेज के साथ आप पुनः अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण कर लें। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी मंगल भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस 6 वेबिनार के सफल यात्रा को पूरा करने के लिए। उम्मीद है कि सभी ऑनलाइन सत्र आपके शैक्षणिक कार्य को और अधिक निखारेंगी, आपकी एक अलग आभा और चमक को प्रस्तुत करेंगी। इस सत्संग बहुत ही मजेदार रहा, मनोरंजक भी रहा। काफी सारी नई चीजें, काफी सारी क्रिएटिविटी, काफी सारे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हमने इस दौरान मैम से सीखे हैं। और आप इन जो आपने सीखा है इसका आप अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान अगर पूरी लगनता से, पूरे विश्वास के साथ उसका प्रयोग अपने शैक्षणिक कार्य के दौरान करेंगे तो निश्चित ही एक अच्छे रिजल्ट आपके लिए, आपके विद्यालय के लिए देखने को मिलेंगे। और एक जो प्रशिक्षित शिक्षक का जो दृश्य होता है बच्चों के सामने आपका, वो अलग ही दिखेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, आपका दिन शुभ हो। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम ऐसा हो सकता है कि आपका भी कुछ दिनों में सुना है कि नया ग्रुप चालू होने वाला है और जो टीचर लग रहे हैं कि अभी इनको भी और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो उनमें हम जुड़वा देंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? अभी तो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। जैसे भी आगे होगा डेफिनेटली आपको बताएंगे। जी मैम, ठीक ठीक। थैंक यू मैम। धन्यवाद।